दोस्तों, एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ सिर्फ 52 कार्ड्स मौजूद है, लेकिन ये कोई आम कार्ड्स नहीं बल्कि जादुई शक्तियों से भरे हुए हैं। अगर कोई इन कार्ड्स का मालिक बन जाए तो उसे मिलती है असीम मैजिकल पावर्स और इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोग इन कार्ड्स के पीछे पागल है और इन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं हालातों के बीच एक आम नाइट आता है और एक छोटे बच्चे के माँ बाप को बेरहमी से मार डालता है, उसका पूरा घर तबाह कर देता है। अब सवाल ये है कि क्या वो बच्चा कभी खुद किसी कार्ड का मालिक बन पाएगा और क्या वो अपने माता पिता की मौत का बदला ले पाएगा। तो चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है फिन से, जो एक नॉर्मल लड़का होता है। फिन एक चप्पल चोर किस्म का बच्चा है जो अमीरों की चीजें उड़ा लेता है। उसके हाथ की सफाई इतनी तेज है कि किसी का वॉलेट हो या गोल्ड की घड़ी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। लेकिन मुसीबत तब आती है जब फिन को पता चलता है कि जिस अनाथालय ने उसे पाला अब वो कंगाली से जूझ रहा है। वहाँ बच्चों के लिए खाना तक नहीं बचा और अगर हालात ऐसे ही रहे तो सभी बच्चे बेघर हो जाएंगे और ये सब फिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो ठान लेता है कि उसे कुछ करना ही होगा। वो अपने चोरी किए गए सामान को बेचने के लिए एक डीलर के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे झटका लगता है क्योंकि डीलर बताता है कि उसके सारे चोरी किए गए आइटम्स नकली और बेकार हैं। अब फिन हैरान रह जाता है और वो हताश होकर वो अपनी प्रीमियम टी शर्ट निकाल लेता है, लेकिन डीलर इम्प्रेस नहीं होता। तभी उसकी जेब से एक अजीब कार्ड गिरता है। बच्चे देख, अगर ये कार्ड असली हुआ तो इसकी कीमत मिलियंस में होगी। ये सुनकर फिन कार्ड बेचने से मना कर देता है। डीलर को लगता है कि बाकी सब नकली था तो ये भी नकली होगा और वो फिन को बाहर निकाल देता है। फिन के पास था 2 ऑफ स्पेड्स का कार्ड। उसे ये नहीं पता था कि इस कार्ड को इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये कार्ड उसके लिए लकी साबित हो रहा था। उसी दिन फिन एक कैसीनो पहुंचता है। वहाँ वो लगातार गेम्स जीतने लगता है, मानो किस्मत उस पर मेहरबान हो। लेकिन फिर किस्मत पलटती है क्योंकि उसके सामने आता है एक आदमी जिसका नाम होता है जॉन। जॉन के पास भी एक कार्ड होता है। वो ताली बजाते ही एक ऐसा कार्ड चुनता है जो फिन के कार्ड से थोड़ा बेहतर साबित होता है और बेचारा फिन लगातार हारता जाता है। इसी बीच जॉन स्लॉट मशीन में अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट जीतता है। ये देखकर कैसीनो मैनेजर उसे वीआईपी रूम में बुलाता है ताकि ड्रिंक के साथ सेलिब्रेट किया जा सके। बेचारे जॉन को ये नहीं पता था कि ये वीआईपी रूम असल में एक वेयर हाउस है जहाँ जाल बिछाया गया है। इसके बाद कैसीनो बॉस उस पर शक करता है कि जॉन ने गेम में चीटिंग की है, इसलिए वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जॉन की तलाशी करे। लेकिन तभी जॉन ताली बजाता है और अपने कार्ड की शक्ति से बॉडीगार्ड के दोनों जूते को एक दूसरे से जोड़ देता है और दोस्तों बॉडीगार्ड खिड़की से सीधा नीचे गिर जाता है। ये देखकर कैसीनो बॉस अपना दूसरा आदमी बॉबी को भेजता है। तभी हमें पता चलता है कि बॉबी भी एक कार्ड होल्डर है और उसके पास भी अपनी मैजिक पावर है। इसके बाद बॉस बॉबी से आईडी कार्ड मांगता है, लेकिन तभी बॉबी अचानक कैसीनो बॉस का हाथ पकड़ लेता है और पल भर में उसका हाथ छोटे छोटे कंचों में बदल जाता है। असल में दोस्तों ये बॉबी की सुपर पावर होती है। वो जिस भी चीज को छू ले वो चीज कंचों में बदल जाती है। और ये देखकर दूसरा बॉडीगार्ड गन निकालने ही वाला होता है, तभी बॉबी उसकी खोपड़ी को भी कंचों में बदल देता है और ये नजारा देख सभी सहम जाते हैं। इसी बीच बॉबी जॉन को कहता है, तुम्हारे पास जो कार्ड है वो 10वां कार्ड है। इसे कहते हैं अनलकी पोकर। यह कार्ड गुड लक भी लाता है और बैड लक भी। इसका मतलब है कि तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सुनकर जॉन डर जाता है और घबराहट में अपना कार्ड निकालकर बॉबी को देने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक लड़का क्रिस। उसके हाथ में वेपन होता है और उसके इरादे से साफ पता चलता है कि वो भी कार्ड के पीछे आया है। अब जैसे ही क्रिस फायर करता है वो भी बिजली की तरह तेजी से बच जाता है और तुरंत उसकी गन को छूकर कंचों में बदल देता है। इसके बाद बॉबी क्रिस के सिर पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन क्रिस आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और यही हमें पता चलता है कि क्रिस भी एक कार्ड होल्डर है। असल में दोस्तों उसके पास होते हैं 5 ऑफ हार्ट्स जो उसे देता है अमरता की शक्ति यानी इमॉर्टैलिटी और वो कभी मर नहीं सकता। अब शुरू होती है उनकी असली लड़ाई। बॉबी जिस भी चीज को छूता है वो कंचों में बदल जाती है और फिर उन्हीं कंचों को गोली की तरह इस्तेमाल करके क्रिस पर बरसाता है, लेकिन क्रिस हर मार्बल को चकमा दे देता है और ये देखकर फिन हैरान रह जाता है। मौका पाते ही वो बॉबी के पास से उसका कार्ड चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और दोस्तों वो ये सब अपने अनाथालय को बचाने के लिए कर रहा था। फिर नीचे जाकर एक कार्ड चुराता है और वहाँ से बाहर भाग निकलता है। अब जैसे ही बॉबी को भनक लगती है कि उसका कार्ड चोरी हो गया है, वो क्रिस से लड़ाई रोककर सीधा फिन के पीछे दौड़ पड़ता है। इसके बाद दोस्तों शहर की सड़कों पर शुरू होती है खतरनाक कार चेज। बॉबी अपने कंचों से लगातार फिन की गाड़ी पर हमला करता है। तभी अचानक क्रिस भी अपनी कार लेकर आता है
और दोनों की गाड़ियों को जोर से टक्कर मार देता है। तभी एक जबरदस्त धमाका होता है और तीनों की गाड़ियाँ पलट जाती है, जगह जगह आग लग जाती है और सब बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। मुझे बॉबी का कार्ड दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन तभी दोस्तों अचानक एक कंचा क्रिस के सर पर लगता है और ये अटैक बॉबी का था। अब फिन ये सब देखकर सोचता है कि उसके पास भी एक कार्ड है तो उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो तुरंत अपना 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड निकालता है और उससे एक वेपन समन करता है, फिर सीधे बॉबी पर फायर कर देता है। तभी गोली लगने से बॉबी घायल होकर गिर जाता है और उसकी कंचों वाली शक्ति अब खत्म हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि सिर फटने के बावजूद भी क्रिस अभी भी जिंदा होता है। पर तभी दोस्तों हमें सच्चाई पता चलती है कि 5 ऑफ हार्ट्स उसे अमरता देती है, जो कि वो कभी भी नहीं मर सकता। हे अभी भी वक्त है, अपना कार्ड मुझे दे दो वरना तेरे लिए हालत बहुत खराब हो जाएंगे। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ एक तेज स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। उस कार से अजीब सी बेलें निकलती है जो सीधा फिन पर वार करती है और फिन उन बेलों से घायल होकर बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को एक शानदार कमरे में पाता है। उसके सामने चाय रखी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड चोरी हो चुका है। वहीं उसके सामने खड़ा होता है एक बटलर जिसका नाम होता है बर्नर। वो बताता है कि जब तक फिन बेहोश पड़ा था उसने फिन की पूरी जांच पड़ताल करवाई और उसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है। वो दोस्तों उसे बताता है कि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं। वैसे तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और कितनी रही है वो भी। खैर यार तुम मेरे सब्सक्राइबर्स हो, इतना तो पूछ ही सकता हूँ। अब मजाक छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही फिन कुछ बोलने वाला था दरवाजा खुलता है और अंदर आता है क्रिस। क्रिस फिन का कार्ड दिखाता है। फिन उसे छीनने ही वाला था तभी क्रिस उसके मुंह में बंदूक रख देता है। अगर एक कदम भी बढ़ाया तो यहीं उड़ा दूंगा। अब बेचारे फिन की फट जाती है और वो चुपचाप पीछे हट जाता है। इधर बटलर अब सीधे मुद्दे पर आता है और वो चाहता है कि फिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन पिनोसे से जुड़ जाए। तभी दोस्तों हमें पिनोसे के बारे में पता चलता है। असल में इनका मिशन है दुनिया भर में बिखेरे हुए बाउंड कार्ड्स को इकट्ठा करना। इनके मेन लीडर का नाम होता है जूलियस, जो कि 4 देशों का राजा है। वही जूलियस चाहता है कि ये कार्ड्स गलत हाथों में न जाए, क्योंकि अगर ये शक्तियाँ क्रिमिनल्स के पास पहुंच गई तो शहर में तबाही मच जाएगी। और दोस्तों सुनने में यह मजेदार लगेगा कि ये लोग अपनी असली पहचान छुपाने के लिए लग्जरी विंटेज कार बेचने वाली कंपनी चलाते हैं। मतलब सामने से तो लगते हैं कार डीलर, लेकिन अंदर ही अंदर ये होते हैं कार्ड हंटर्स। इसके बाद हमें पता चलता है कंपनी का सेल्स संभालता है क्रिस और सिक्योरिटी मैनेज करती है एक लड़की। ऑनलाइन सेल्स देखता है विजय और बाकी सारे इम्पोर्टेंट काम बटलर के हाथों में होता है। आगे हम देखते हैं कि मीटिंग टेबल पर पड़ी एक साधारण मैगजीन के पीछे असल में छुपा होता है पूरा हथियारों का जखीरा। अब फिन ये सब सुनकर बोलता है, भाई मुझे ये तुम्हारी बैटमैन वाली आई एम जस्टिस वाली बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सब सुनकर बटलर सोचता है कि अब इसे प्रेशर डालना होगा। याद है बच्चे, कल रात जिस लाल बालों वाले आदमी ने तुम पर हमला किया था उसका नाम है बॉबी बॉल्स और वो कंडक्ट फैमिली नाम की माफिया फैमिली के लिए काम करता है। उनका धंधा ही है लोगों का कार्ड्स छीनना। उनकी पहुंच इतनी ऊपर है कि सरकार और पुलिस तक उनके इशारों पर चलती है। तो बेटा अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो वो लोग तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा कार्ड्स छीन लेंगे और अगर तुम हमारी टीम में शामिल हो गए तो तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अब दोस्तों फिर ये सब सुनकर सोचता है कि अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं अपने अनाथालय को बचा लूंगा और यही सब सोचकर वो पिनोसे ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद बटलर उसकी ईमानदारी देखकर उसका 2 ऑफ स्पेड्स कार्ड वापस कर देता है और क्रिस को आदेश देता है कि इस पर नजर रखे। अब इसके बाद क्रिस फिन को लेकर जाता है कपड़े की दुकान पर। देखो अब तुम हमारी कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करने वाले हो तो एक बढ़िया सूट चुन लो। अब सूट ट्राई करते समय फिन क्रिस से पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, फिर तुम कैसे जिंदा हो गए? मेरी तो समझ से बाहर है ये सब। अरे ये सब मेरे कार्ड्स की पावर है। मेरे पास है 5 ऑफ हार्ट्स जो मुझे इमोर्टल बनाता है, लेकिन इसकी एक लिमिट है। जब भी मुझे फिजिकल डैमेज होता है मेरा कार्ड्स उसे रिकवर करता है, पर मेरी कैलोरीज खाकर। मतलब कि मुझे हमेशा बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता है। इधर रेस्टोरेंट में क्रिस एक लड़की के साथ बैठा होता है और फिन पास वाली टेबल पर। तभी एक वेटर गलती से आइसक्रीम गिरा देता है और गुस्से में कस्टमर वेटर को धक्का देकर मारने ही वाला होता है कि फिन बीच में आ जाता है। भाई आराम से यार, गलती से गिर गई, पर तू इतने से के लिए उसकी जान लेगा क्या? लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि कस्टमर गुस्से में फिन को ही मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और घुमाकर उसे नीचे पटक देता है। इस तरह वो दोनों मिलकर वेटर को पिटने से बचा लेते हैं।
अगली सुबह क्रिस फिन के घर पहुंचता है ताकि उसे उसके नए काम पर ले जा सके। कार के अंदर बैठते ही फिन नोटिस करता है कि गाड़ी में एक अजीब सा परफ्यूम फैला हुआ है और तभी उसकी नजर एक इयररिंग पे पड़ती है। अब फिन तुरंत समझ जाता है कि ये वही लड़की की चीजें होंगी जो कल रात क्रिस के साथ थी। अब आगे हम देखते हैं कि टीम को एक नया मिशन मिलता है, इन्हें एक गाड़ी का पीछा करना होगा। अब क्रिस बिना टाइम वेस्ट किए पुलिस की 2 गाड़ियों के बीच से स्पीड में कार निकाल लेता है। तभी पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये कोई आम मिशन नहीं है, इसलिए वो अपनी गाड़ी रोक लेते हैं और यहीं पर क्रिस अपना कार्ड इस्तेमाल करता है और ये देखकर फिन भी पहली बार अपने कार्ड की पावर एक्टिवेट करके अपना हथियार निकालता है। लेकिन जैसे ही फिन टायर शूट करने वाला होता है, अचानक उस गाड़ी से एक हल्क जैसा आदमी निकलकर इनकी कार पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी दोस्तों फिन पहचान लेता है कि ये वही वेटर था जिसकी कल इन्होंने जान बचाई थी और अब उन्हें पता चलता है कि इसके पास भी एक कार्ड है। इसके बाद फिन तुरंत फायर करता है, लेकिन गोलियां धातु से टकराकर पिचक जाती है, यानी उसकी बॉडी स्टील जैसी हार्ड हो चुकी होती है। इसके बाद क्रिस तुरंत कार का ब्रेक मारता है जिससे वेटर दूर जाकर गिरता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे एक खरोच तक नहीं आती। तभी वहाँ वेंडी पहुँचती है और वो वेटर की गाड़ी को संभाल लेती है। उधर फिन लगातार अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसे लगने लगता है कि उसकी पावर बेकार है, लेकिन वेटर गुस्से में फिन पर चढ़ने ही वाला होता है। तभी क्रिस कार घुमाकर फिन को अपने साथ खींच लेता है। अब ये देखकर वेटर और भड़क जाता है। वो कार की विंडशील्ड तोड़कर क्रिस का गला पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है। तभी क्रिस की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और कार सीधा पानी में जाकर गिरती है। तभी दोस्तों वेटर की पावर खत्म हो जाती है, लेकिन क्रिस पानी में फंस चुका होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा जाम हो चुका है। अब फिन यहाँ पर घबरा जाता है और अपने पार्टनर को बचाने के लिए अपने हथियार से 4 शॉट्स विंडो पर फायर करता है और वहीं पर कांच टूटता है और क्रिस किसी तरह बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर मिशन सक्सेस हो जाता है। वेटर से उनका कार्ड भी मिल जाता है। वहीं वेंडी बाद में बटलर को रिपोर्ट देती है कि उस वेटर का असली नाम होता है रोबोट और उसे ये कार्ड सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही मिला था और पैसों की कमी के कारण उसने चोरी करना शुरू कर दिया था। उधर मिशन पूरा होने की खुशी में क्रिस फिन को नींबू पानी पिलाता है, लेकिन दूसरी ओर बटलर अपने मास्टर को रिपोर्ट देता है पर उसका मास्टर साफ कहता है अगर फिन ढंग से काम न करे तो उसे टीम से बाहर कर देना। अरे ऐसा नहीं है सर, वो बहुत ही बेहतर करेगा। इधर दूसरी तरफ वेंडी और क्रिस फिन को बताते हैं कि उसका कार्ड स्पिरिट ऑफ 2 असल में सबसे लो क्वालिटी का कार्ड है, इसलिए उसकी पावर भी सबसे वीक है। तभी दोस्तों हम 3 लोगों को देखते हैं, 2 लड़के और एक लड़की को जो आग की देवता से प्रार्थना कर रहे होते हैं और बदले में उन्हें एक नया कार्ड मिलता है। अगली सुबह फिन अपने नए सूट में बाहर निकलता है, खुश और कॉन्फिडेंट में, लेकिन तभी वो देखता है कि सामने ही 2 लोग एक अमीर लड़के को अगवा कर रहे हैं। चल अपने बाप को कॉल कर और बोल कि हमसे माफी मांगे, साथ ही 1 करोड़ रुपए भी भेजे। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वो लड़का शांत बैठा होता है। मुझे अपने डैड का नंबर नहीं पता। क्या पागल वागल तो नहीं है तू? लेकिन तभी दोस्तों अचानक प्रोटैगनिस्ट अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से उन पर हमला करता है और उनकी गाड़ी के टायर पंचर हो जाते हैं और गाड़ी सीधा जाकर वाटर पंप से टकराती है। अब जब किडनैपर बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि उनका किडनैप किया हुआ लड़का गायब है। दरअसल फिन उसे पहले ही अपने साथ रेस्टोरेंट में ले आया था। सुनो पागल वागल हो क्या तुम? आज तो मैंने तुम्हारी जान बचा दी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि वो लड़का लियो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, उल्टा वो कहता है तुम मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहे हो। और ये सुनकर बेचारा फिन हैरान रह जाता है और दोनों की बहस शुरू हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस अमीर लड़के का नाम लियो है जो कि बहुत ही शांत लेकिन घमंडी नेचर का है। तभी किडनैपर वापस लौटते हैं और यहीं हमें सच्चाई पता चलती है। पहले उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक लियो के पिता ने उनके साथ डील तोड़ दी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। दुनिया का यही नियम है यार, ताकतवर आगे बढ़ जाते हैं और कमजोर बेचारे कुचले जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम। तभी दोस्तों अचानक किडनैपर फिन पर अटैक करता है, लेकिन फिन दोनों को आसानी से हरा देता है। उधर लियो आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है, पर तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस दोनों भाइयों को चोरी के आरोप में पकड़ लेती है और लियो ऑफिसर का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता है। लेकिन अचानक ऑफिसर उसके हाथों में भी हथकड़ी डाल देती है। सुनो तुम पर भी इल्जाम है इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी करने का। और फिर ऑफिसर लियो और फिन दोनों को अपने साथ ले जाती है। जेल पहुँचने के बाद भी लियो और फिन की लड़ाई खत्म नहीं होती। बहुत हीरो बनने का शौक है ना तुझे, और बन हीरो। अबे घोंचू तेरे डैड के चक्कर में ही तो ये सब हो रहा है। दोस्तों फिन ये सब देखकर हैरान था कि गार्ड ने उसे रोका ही नहीं, तो मौका मिलते ही वो भी चुपके से लियो के पीछे बाहर निकल गया। इधर जब ऑफिसर वापस आती है तो दोनों कैदी गायब
होते हैं और वो कैप्टन यंग को रिपोर्ट देती है। सर, वो दोनों लड़के भाग गए। सुनो, अगर अपनी जान प्यारी है तो उनका पीछा करना बंद करो। दूसरी तरफ दोनों भाई एक सेल में बैठे सोच रहे थे कि उनका क्या होगा, लेकिन तभी उनकी पार्टनर निक्स पहुंचती है और आग की बरसात कर पूरे पुलिस स्टेशन को तहस नहस करके दोनों को छुड़ा लेती है। इसके बाद बाहर निकलने के बाद भी लियो का पीछा फिन नहीं छोड़ता। यार, तू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता? लेकिन तभी फिन अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। अब लियो सोच ही रहा था कि फिन फिर से वापस आ जाता है और इस बार उसके हाथ में स्नैक्स होते हैं और साथ ही में वो माफी भी मांगता है कि उसने लियो के डैड के बारे में गलत कहा। अब इसके बाद दोनों बैठकर स्नैक्स खाते हैं और यहीं फिन अपनी कहानी सुनाता है कि वो कैसे अनाथालय में पला बढ़ा और उसे ये भी पता नहीं था कि उसके असली माँ बाप कौन है। पर ये सब सुनकर लियो कहता है, तो तू क्या मुझसे सिम्पथी चाहता है? दोस्तों, कितना हरामी है ये लियो, एक नंबर का लीचड़ है ये। थोड़ी देर बाद घर जाने का सवाल उठता है। अब लियो यहाँ पर सोचता है कि वो कैसे जाएगा, लेकिन फिन को सामने सबवे दिखता है। चलो मेट्रो में चलते हैं। तुमने कभी मेट्रो ट्राई किया है क्या? इसके बाद दोस्तों दोनों मेट्रो में चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकती है सामने वही लुटेरे खड़े होते हैं। तभी निक्स अपनी 7 क्लब कार्ड पावर एक्टिवेट करती है और आग इतनी तेज हो जाती है कि पूरी मेट्रो जलने लग जाती है। सुन बे, अपने डैड को फोन कर। मैंने तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बोला था कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, क्योंकि मेरे डैड को मेरी एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों ये सुनकर निक्स ताना मारती है, तो ठीक है, आज उन्हें अपनी बेटे की डेड बॉडी देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसकी गर्मी से मेट्रो के शीशे तक पिघलने लग जाते हैं। इसके बाद हमें 3 रहस्यमयी लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने फिन और लियो को पकड़ रखा था, लेकिन फिन अपनी सीक्रेट चाबी से हथकड़ी खोल देता है और वही दोनों भाई उन्हें सेक्रीफाइस करने की प्लानिंग में थे, लेकिन तभी उनके बीच ही लड़ाई छिड़ जाती है। अब निक्स की आग इतनी ताकतवर थी कि गोलियां तक पिघल जाती है और आखिरकार उसकी फायर पावर से सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वो फिन को पकड़ने ही वाली थी कि अचानक एक कार शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और निक्स के अटैक को रोक देती है। तभी हम देखते हैं कि कार से क्रिस बाहर आता है और उसके हाथ में एक सूटकेस होता है और उसमें करोड़ों रुपए होते हैं जो लियो ने मंगवाए थे। तभी दोस्तों लियो बैग खोलता है और यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में दोस्तों हमें पता चलता है कि वो भी एक कार्ड होल्डर है और उसके पास होता है 7 ऑफ डायमंड्स, जो हाई रैंकिंग कार्ड है और इसकी पावर का नाम है नेवर नो डॉलर, जिससे वो आसपास के कैश को किसी भी हथियार में बदल सकता है। लियो पैसों से सीधे एक बजूका समन करता है और एक ही ब्लास्ट में निक्स और उसके भाई को खत्म कर देता है। ब्लास्ट के बाद चारों तरफ नोट उड़ने लग जाते हैं और फिर लियो निक्स का कार्ड अपने पास रख लेता है। लेकिन असली झटका क्रिस और फिन दोनों को तब लगता है जब पता चलता है कि लियो असल में उसके ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है और प्रेसिडेंट का बेटा भी। और वो दोनों को डांटते हुए कहता है, अबे सुनो बे घोंचुओ, तुम्हारी रिपोर्ट कुछ खास नहीं आती, हर वक्त हीरो बनने की कोशिश करते रहते हो। आगे हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं। वो अपनी सेंसी को लड़ते देखती है और अचानक अपने पूर्वजों के कार्ड की ओर देखती है। कार्ड छूते ही उसे अजीब पावर महसूस होती है, लेकिन तभी समुराय आकर कार्ड उसे छीन लेता है। लड़की अपनी ट्रेनिंग में मेहनत करती है और उसके सेंसी का कहना होता है कि इंसान को मेहनत पर जीना चाहिए, कार्ड्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों असल में ये सब एक सपना होता है और ये बच्ची वेंडी होती है जिसकी अभी अभी नींद खुलती है और वो बेचारी ऑफिस के लिए लेट हो गई होती है। रास्ते में कभी वो लोगों से टकराती है और गाड़ियों से टकराते टकराते बच जाती है। कभी कभी उसका जूता निकल जाता है और आखिरकार उसकी बस भी छूट जाती है, पर किसी तरह वो ऑफिस पहुंच जाती है जहां विजय उसे टाइम दिखाकर कहता है, हे तुम लेट हो। वहीं दूसरी तरफ क्रिस पूरी तरह से शॉक में खड़ा रह जाता है। अब क्रिस को महसूस होता है कि फिन तो उससे कई बेहतर सेल्स पर्सन है, क्योंकि फिन लोगों से बार्गेनिंग में माहिर है और हाल ही में उसने एक बड़ी IT कंपनी एप्पल लिंक के CEO से भी डील की थी और उसी CEO ने उसे अपना खास कार्ड दिया था। ये सुनकर क्रिस सबके सामने मान जाता है, गलती मेरी थी, असली काम तो तुमने किया। असल में तुमने मुझे तो बस साफ सफाई और लड़कियों को पटाना सिखाया था। अब सब यहाँ पर खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार इन लोगों ने अपनी कार बेच दी और इसी बीच ये सब रेस्टोरेंट जाकर पार्टी करते हैं। पार्टी के दौरान सब वेंडी की तारीफ करते हैं कि वो कितनी मेहनती है। याद रखना, अगर वेंडी अपनी समुराई ब्लेड के साथ है तो उससे दूरी बनाए रखना। अब रात को क्रिस और फिन वेंडी को घर छोड़ते हैं
तभी हमें पता चलता है कि उसके डैड ही उसके सेंसी थे कि कार्ड को कैसे इस्तेमाल करना है जब बहुत ही जरूरत हो। अगली सुबह वेंडी की आंखें खुलती है। पता चलता है कि उसने ज्यादा पी रखी थी और अब ऑफिस जाने के लिए लेट हो चुकी है। जैसे तैसे भागते हुए आखिरकार वो बस पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और उसी वक्त कुछ गुंडे एक बैंक को कब्जे में ले लेते हैं। वो सभी कर्मचारियों को बंधक बना लेते हैं, पर तभी क्रिस वहाँ पर पहुँचता है और गुंडों की छक्के छुड़ा देता है। तभी दो लोग भागने की कोशिश करते हैं पर उन पर गोली चलती है। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि क्रिस सामने आकर वो गोलियां खुद खा लेता है और बाकी टीम को बैंक की लोकेशन बता देता है। वहीं दूसरी तरफ वेंडी भी विजय के साथ वहां जाने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ फिन एक कस्टमर को टेस्ट ड्राइव करा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर क्रिस पर पड़ती है जो एक गाड़ी में जा रहा था। तभी फिन बहाना बनाता है कि उसे इमरजेंसी वॉशरूम जाना है और वह गाड़ी का पीछा करता है, पर उसकी गाड़ी सीधा जाकर वाटर पंप से टकरा जाती है और तभी वहाँ पर काफी सारी टहनियाँ आती है जो कि यह विजय करता है। अब जैसे ही गुंडे भागने लगते हैं, वेंडी अपनी सिप पावर का इस्तेमाल करती है और सबकी बैंड बजा देती है। लेकिन तभी सामने आता है एजेंट एक्स, जिसके पास 4 ऑफ हार्ट्स कार्ड होता है और उसकी खास पावर होती है अपने कई सारे क्लोन बनाना। अब क्लोन्स को देखकर विजय घबरा जाता है, पर वेंडी शांत रहती है और अपने पिता की सिखाई ट्रेनिंग को याद करती है और एक ही अटैक में सारे क्लोन्स को खत्म कर देती है। तभी दोस्तों उसकी आंखें चेंज हो जाती है और अटैक और भी ज्यादा बेरहम हो जाता है। इसके बाद विजय तुरंत फिन और क्रिस को मैसेज करता है। अब क्रिस बताता है कि वेंडी के पास एस ऑफ स्पेड्स है और उसकी पावर है लव एंड पीस, लेकिन जब वो अटैक करती है तो बेकाबू होकर सामने आने वाले को तबाह कर देती है। तभी हम देखते हैं कि एजेंट एक्स वेंडी का ये रूप देखकर डर के मारे बेहोश हो जाता है और तभी एक हेलीकॉप्टर से बड़ा सा सेफ केस वेंडी पर गिरता है और लियो बताता है कि ये सेफ केस बड़े बड़े बैंक्स में यूज होता है, शायद वेंडी इससे बाहर न निकल पाए। लेकिन दोस्तों वेंडी पल भर में ही उस केस को तोड़कर हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती है और हेलीकॉप्टर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और तभी वहां से पायलट और लियो गिरते हैं, पर उन्हें विजय बचा लेता है। वो लगातार क्रिस पर वार करती है। क्रिस उसकी ब्लेड पकड़कर रोकने की कोशिश करता है, फिर फिन दूर से नॉन स्टॉप गोली चलाता है और वेंडी की ब्लेड हाथ से गिर जाती है। अब पावर खत्म होने से पहले वेंडी स्माइल करते हुए कहती है, अगली बार जब मिलूंगी तो और मजे करूंगी, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हमें वेंडी का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि बचपन में वो अपने डैड की सेवा करती है। बेटा, वही रास्ता चुनना जो तुम्हारे लिए सही हो। नहीं, मैं वही रास्ता चुनूंगी जो आपने चुना था। और दोस्तों वो अपने पिता से लिपटकर रोने लगती है। अगली सुबह फिन ऑफिस में आता है और देखता है कि पूरा ऑफिस चमचमा रहा है। ये सफाई मैंने नहीं की, ये वेंडी ने की है क्या? इसके बाद वेंडी नाश्ता भी लाती है, लेकिन उसका सैंडविच सबको बिल्कुल बेकार लगता है। उधर हमें पता चलता है कि बैंक पर हमला करने वाला एजेंट एक्स असल में क्लिनिक फैमिली का जॉन डोई है। इससे कैप्टन फिर से परेशान हो जाता है। इसी बीच ऑफिसर बैंक पहुंचती है सीसीटीवी फुटेज देखने। अब सभी लड़कियां क्रिस की तारीफ कर रही होती है कि वो कितना हैंडसम है और उसने सबकी जान बचाई। अब तो उसकी तस्वीर कैमरे में भी है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो पिनकोई ऑटोमोबाइल की कर्मचारी है। दोस्तों वो ये भी नोटिस करती है कि उसकी पोस्ट अचानक इंटरनेट से डिलीट हो गई है। मुझे शक है कि क्यों पिनोकिया ऑटोमोबाइल के सारे कर्मचारियों के केस अचानक बंद हो जाते हैं। अब दोस्तों इससे बाकी अफसरों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं कि कंपनी के पास बहुत पैसा और ताकत है। लेकिन इस लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी है और वो ठान लेती है कि अब वो खुद पिनोकिया ऑटोमोबाइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। आगे हम देखते हैं कि एक ऑफिसर एजेंट एस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन को बुलाता है। अरे सुनो, इसको ले जाओ। लेकिन जैसे ही अंदर देखता है तो वो चौंक जाता है। अरे यार, अपने कैप्टन को बुलाओ, ये कौन बच्ची आ गई यहाँ? तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि वो लड़की भी एक ऑफिसर है और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है, तुम टेंशन मत लो, कानून तुम्हारे सपोर्ट के लिए ही बना है, पुलिस हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अब जॉन इसकी ईमानदारी देखकर मान जाता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से सेफली निकाल पाई तो मैं अपनी कंट लाइफ फैमिली के सारे राज तुम्हें बता दूंगा। ऑफिसर उसे भरोसा दिलाती है और सेफ्टी का प्रॉमिस भी करती है। पिनोसिया कंपनी का क्या मामला है? तुम ये बात सीधे अपने कैप्टन से क्यों नहीं पूछ लेती? इधर हम पुलिस कैप्टन को देखते हैं जो
पिनोसिया कंपनी के मास्टर से बात कर रहा है। मास्टर उसको थैंक्स करता है कि अब तक उसने सारे केस बंद रखे हुए हैं, लेकिन कैप्टन भी तंग आ चुका होता है और वो पूछता है आखिर माजरा क्या है, तुम मुझसे सारे केस क्यों बंद कराते हो? इसका जवाब मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे। उधर दूसरी तरफ ऑफिसर अपने इन्वेस्टिगेशन को और गहराई में ले जाती है और उसे पता चलता है कि उनकी शिफ्ट रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 7 बजे तक चलती है और क्लोनिक फैमिली के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं मिला। ऊपर से कोई खास स्पीशियस एक्टिविटी भी सामने नहीं आई, लेकिन ऑफिसर को चुल मची हुई थी। उसे यकीन था कि कुछ तो है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो और गहराई तक जाएगी। अब तभी सीन शिफ्ट होता है एक चैरिटी पार्टी में। यहाँ कैप्टन की मुलाकात बॉबी से होती है। वो बॉबी को चिढ़ाते हुए कहता है अरे सुनो, तुम्हारे ऊपर ये काम ज्यादा सूट करता है, और सुनो जिसने तुम्हारी हालत ऐसी की है वो कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं बल्कि सिर्फ एक बच्चा है। तुम्हारा फ्यूचर मुझे तो अंधकार में ही दिख रहा है। ये सुनकर बॉबी आग बबूला हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे कंट्रोल कर लेता है। तभी कैप्टन चारों ओर नजर डालता है तो देखता है कि बड़े बड़े अमीर लोग, म्यूजिशियंस और मिलिट्री ऑफिसर तक इस पार्टी में मौजूद है। और तभी यहाँ एंट्री होती है फैमिली के मेन लीडर बेन कार्डलाइक की। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। बेन कार्डलाइक और पुलिस कैप्टन बचपन के दोस्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिन को फील होता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है, और जैसे ही वो चेक करने आगे बढ़ता है अचानक वही ऑफिसर उसे पकड़ लेती है और सीधा स्टेशन ले जाती है। अब इधर पार्टी में बेन कार्डलाइक अनाउंस करता है कि ये चैरिटी इवेंट उन बच्चों के लिए है जिनके पास घर नहीं है और न ही कोई सहारा। फिर वो भीड़ के सामने अपनी फैमिली के उस मेंबर को बुलाता है जिसने उन्हें धोखा दिया था, और ये और कोई नहीं बल्कि जॉन निकलता है। जॉन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था क्योंकि उसने अपना कार्ड खो दिया था और उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली अब कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर सोचती है कि वो फिन को जेल लेकर जाएगी और उससे पूछताछ करेगी, लेकिन तभी अचानक एक स्कूल बस उसकी कार को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो बस हवा में उछलकर सीधे उनकी गाड़ी पर गिरने वाली थी। तभी ऑफिसर झटपट फिन की हथकड़ियां खोल देती है और दोनों बाहर कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। इधर बेन कार्डलाइक गुस्से में अपने ही फैमिली मेंबर को अपनी कार्ड पावर से मिटा देता है। दूसरी तरफ फिन दूर से एक रहस्यमयी फीमेल मैजिशियन को अपनी ओर आते देखता है और वो तुरंत अपना कार्ड एक्टिवेट करता है। ये आखिर है क्या चीज? तभी मैजिशियन अपनी पावर से ऑफिसर का गला कस लेती है और फिन की वेपन को उसके ही मुंह की तरफ मोड़ देती है। अब फिन यहाँ पर घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी मैजिशियन रुक जाती है और ऑफिसर को छोड़ते हुए कहती है आइंदा हमारी फैमिली के बीच दखल अंदाजी मत करना, और तुम भी सुनो, अगली बार मेरी तरफ कोई वेपन पॉइंट मत करना। इतना कहकर वो दोनों को वार्निंग देकर वहाँ से गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैप्टन अपने पुराने दोस्त बेन कार्डलाइक से मिलता है। काफी टाइम पहले किंग जूलियस के पास जो कार्ड थे वो तुम्हारी फैमिली ने मिलकर चोरी कर लिए थे, है ना? उसी वजह से आजकल इतने सारे क्रिमिनल्स इन कार्ड्स के साथ घूम रहे हैं। दूसरा मास्टर तो मुझे बता ही नहीं रहा, इसलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूं। तभी बेन कैप्टन को एक नाम बताता है, एक्स ब्लैंड, और साथ ही वार्निंग देता है अगर तुम नहीं चाहते कि फोरलैंड आग की लपेटों में जले तो मास्टर पर भरोसा मत करना। हो सकता है अगला अटैक उसी की तरफ से तुम्हारे ऊपर हो। और ये सुनकर कैप्टन उलझन में पड़ जाता है। उधर वो लड़की पागल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया। फिर उससे कहता है मैंने तो पहले ही कहा था हमसे दूर रहो। यार मैं दूर रहना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी ने मुझे रोक लिया। लेकिन तभी वो देखती है कि प्रोटैगनिस्ट उसे हथकड़ी में जकड़ कर चला गया है और चाबी थोड़ी दूरी पर रख दी है। अगली सुबह फिर नोटिस करता है कि अभी भी पुलिस वाले कैप्टन और वो लड़की उस पर निगरानी रख रहे हैं। वही लड़की अपने कैप्टन को बताती है कि कल रात उसने जो देखा उस पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, और फिर वो बड़बड़ाने लगती है कि बचपन में उसका सपना पुलिस बनने का था। और ये सुनकर कैप्टन चिढ़ जाता है और उसे चुप कराता है। जिस जॉन पर तुमने भरोसा किया था उसकी डेड बॉडी मिल गई है, संभल कर रहो, हो सकता है अगला निशाना तुम बनो। तभी दोस्तों हमें आगे की स्टोरी बताई जाती है कि बहुत टाइम पहले जब ट्रेपला नाम की जगह 4 हिस्सों में बटी हुई थी, उस वक्त बाहर के देशों से सोल्जर्स आए जिन्होंने यहाँ के सारे रिसोर्सेस लूटे और लोगों को मारा। तभी एक जादूगर एक बच्चे के साथ आया और माना जाता है कि वही असली राजा था। उसने फैसला किया कि चारों हिस्सों से एक एक वॉरियर चुना जाएगा और इस तरह 52 सोल्जर्स बनाए गए और हर किसी को उसने एक एक कार्ड्स दिया। लेकिन मेहनत के बावजूद भी वो सोल्जर्स जीत नहीं पाए, तो उन्होंने अपनी जमीन बचाने की आग को उन कार्ड्स में सील कर दिया। और फिर उस बच्चे ने
ने सारे कार्ड्स इकट्ठा किए और अपनी पावर से उन्हीं सोल्जर्स को मार गिराया और यही बच्चा आगे चलकर फोरलैंड का पहला राजा बना। असल में दोस्तों ये स्टोरी एक ऑक्शन इवेंट में सुनाई जा रही होती है, जहां होस्ट कहता है कि उस आइटम के सोल्जर्स के हथियार और आर्मर अब ऑक्शन के लिए उपलब्ध है। साथ ही एक यूनिक कार्ड भी, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसे ये कार्ड मिलेगा और उसका नाम है नोबल किंग स्टार, जो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सीईओ है। तभी रिपोर्टर के आते ही वो एक्साइटेड होकर कहता है ये कार्ड तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मैं ही असली किंग हूँ। और दोस्तों उसका पूरा भाषण उसकी टीम सुन रही होती है। तभी विजय कहता है यार कुछ तो वजह है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। असल में ये हमारे प्रेसिडेंट को दुश्मन मानता है। सुनो हमें इन दोनों से बचकर रहना होगा। और दोस्तों इस बार उन्हें मिशन मिलता है असली कार्ड को ऑक्शन से निकालकर वहाँ एक नकली कार्ड रखने का। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे लियो एंट्री मारता है। हमें अपना मिशन याद रखना होगा और वैसे भी ये गलत नहीं है, कार्ड्स मेरी फैमिली का था तो उसी के पास वापस जाएगा। फिलहाल ये कार्ड सीक्रेटली रखा गया है। यार ट्रेपला पैलेस में भी तो काफी कार्ड्स रखे थे जिनको कोड लाइक फैमिली ने चुरा लिया था। हाँ पर उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके बाद दोस्तों वो फिन को देखता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। लियो सोचता है कि उसे मिशन से हटा देगा, लेकिन क्रिस और बाकी टीम कहते हैं कि फिन हमारा मेंबर है और मिशन हम सब मिलकर पूरा करेंगे। वहीं हम देखते हैं कि ट्रेपला के सोल्जर्स का सामान ऑक्शन में लाया जाता है। दूसरी तरफ फिन सिक्योरिटी ड्रेस में मेन गार्ड से उस एरिया का चाबी चुरा लेता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे उल्टी आने लगती है और मजबूरी में वो चाबी सीधा विजय को दे देता है। विजय फिर उस चाबी को वेंडी तक पहुंचा देता है, वो भी जूस के बहाने। वेंडी तुरंत बोट के नीचे वाली सीक्रेट जगह पर चली जाती है जहां सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, तो वो जानबूझकर एक कैबिन गार्ड से टकरा जाती है और माफी के बहाने उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। तभी नीचे गिरा हुआ कार्ड क्रिस उठा लेता है। इसके बाद हम विजय को देखते हैं जो किचन में जाता है और एक आलू को पकड़कर अपनी पावर यूज करता है और उससे टहनियां निकलती है जो सीधा वेंटिलेशन पाइप से होकर उस रूम तक जाती है जहां वेंडी मौजूद है। इसके बाद वेंडी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करती है और मौका मिलते ही उसका सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेती है। फिर ये सब इन्फॉर्मेशन सीधा लियो तक पहुंचाई जाती है, तुम्हारा सिक्योरिटी कार्ड कहाँ है। पर तभी ऊपर से चिमनी के रास्ते विजय कार्ड उसकी तरफ गिरा देता है और क्रिस अंदर जाकर कंटेनर निकाल लेता है और कैमरे के साथ छेड़छाड़ भी करता है। अब लियो विजय से रिपोर्ट पूछता है, लेकिन विजय के पास अभी तक कोई भी अपडेट नहीं होती। उसी समय मेन कार्ड को रिवील करने से पहले एक बंदा खड़ा होकर कहता है मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ी देर के लिए ऑक्शन रोक दो। और दोस्तों यहीं पर हीरो कार्ड चेंज करने ही वाला होता है, तभी लाइट चली जाती है और नॉर्मन का सेक्रेटरी मौके का फायदा उठाकर क्रिस पर अटैक करता है और फेक कार्ड को जला देता है। नॉर्मन की दूसरी सेक्रेटरी ये रिपोर्ट उसे देती है और वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अब क्रिस और उस सेक्रेटरी की जबरदस्त फाइट होती है जहां हमें पता चलता है कि उस बंदे के पास इलेक्ट्रिक मैजिक है और इसी वजह से क्रिस का कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो जाता है। इसके बाद लियो बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। तभी नॉर्मन वापस स्टेज पर आकर कहता है कि अब ऑक्शन शुरू किया जाए और सबसे पहले उस महंगे वाले कार्ड से। और फिर लियो और नॉर्मन के बीच पैसों की जंग शुरू हो जाती है और दोनों करोड़ों की बोली लगाते हैं। इधर दोस्तों अचानक से लाइट वापस आ जाती है और सब देखते हैं कि फिन वापस पहुंच चुका है, लेकिन उसकी हालात अभी भी खराब थी। वहीं नीचे क्रिस अपनी हार मान लेता है और गुस्से में कंटेनर को जोर से लात मारता है और वो केस सीधा मेन स्टेज तक पहुंच जाता है। उसी वक्त नॉर्मन 10 करोड़ की बोली लगाता है, पर लियो कुछ कहने ही वाला था कि फिन अचानक उस पर गिर पड़ता है और नॉर्मन यहाँ पर बोली जीत जाता है। तभी दोस्तों वहाँ पर कोड लाइक फैमिली की एक मेंबर एंट्री मारती है और वो अपने पावर से कार्ड वाले कंटेनर को हवा में उठाती है और हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हमारी टीम वापस पहुँचती है और डिस्कस करती है यार ये प्लान पूरा फेल हो गया। फिर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं नॉर्मन की हरकतों पर। उधर नॉर्मन गुस्से में बेन को जिम्मेदार मानता है और वो ठान लेता है कि अगली बार वो उससे बदला जरूर लेगा। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है एक नई लड़की पर और वो बताती है कि उसे हमेशा बेवकूफ लड़के परेशान करते थे। उसकी दोस्त उसे बाय बोलकर सबवे में चली जाती है। तभी वहाँ क्रिस आता है और उसे फ्लर्ट करने लगता है, सुनो मुझे क्यूट और फनी लड़के पसंद है, प्लेबॉय टाइप नहीं। और दोस्तों वो जैसे ही सबवे की तरफ बढ़ती है अचानक फिन गलती से उसे टकरा जाता है और लड़की तुरंत उसका मुंह चिल्ली पेपर स्प्रे से भर देती है। मुझे सब पता है तुम दोनों इसी कार्ड के पीछे पड़े हो ना। इसके बाद दोस्तों वो कार्ड की पावर एक्टिवेट करती है और क्रिस और फिन दोनों के हाथ आपस में चिपका देती है और ऐसा करके वो वहाँ से भाग निकलती है। अरे मेरा हाथ छोड़, अबे
पहले तू छोड़। तभी दोस्तों दोनों को एहसास होता है कि ये लड़की का मैजिक है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सोचते हैं कि अगर वेंडी और लियो को पता चला कि हमारी हालत ऐसी है तो वो भर भर के मजाक उड़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विजय इंस्टाग्राम पर उस लड़की को ढूंढ लेता है और पता चलता है कि उसका नाम चेल्सी है। यार बाय द वे मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो करना मत भूलना। इसके बाद दोनों उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ चेल्सी ने फोटो क्लिक की थी। वहीं चेल्सी अपनी दोस्तों के साथ घूम रही होती है और डिसाइड कर रही होती है कि उसे किस तरह का लड़का पसंद है। तभी क्रिस और फिन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सुनो, हमारा काम सिर्फ कार्ड कलेक्ट करना है, बस एक बार अपना जादू हटा दो। पर दोस्तों हम देखते हैं कि चेल्सी गुस्से में उन पर जूस गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर इसके बाद दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों दोनों एक जैसे स्पीड से नहीं भागते और नतीजा ये होता है कि दोनों सीधे नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही वो उठते हैं चेल्सी अपने मैजिक टॉय का इस्तेमाल करती है और दोनों को पूल में धक्का दे देती है। अब भाई ये देखकर क्रिस सोचता है कि अब तो अपने हाथ को अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों वैसे भी स्टोकर लगते हो। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जिस रेस्टोरेंट में चेल्सी बैठी होती है वहीं पर क्रिस और फिन भी पहुंच जाते हैं और चेल्सी उन्हें देखकर तुरंत वहां से भाग खड़ी होती है। कभी अलग कपड़े पहनकर, कभी मेट्रो में छुपकर और कभी कभी तो लोगों को खाना परोसते हुए और कभी बॉक्सिंग रिंग में जाकर। क्या हो रहा है भाई, ये लड़की है कि क्या है? लेकिन क्रिस और फिन हर जगह उसके पीछे पहुँच ही जाते हैं। अब 3 दिन की भागदौड़ और बिना नींद के थक हार कर दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो बस कर यार, नींद न मिली तो हम यहीं पर ढेर हो जाएंगे। इसी दौरान दोस्तों फिन क्रिस से पूछता है, भाई तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में बताया ही नहीं, तुम कहाँ रहते हो? यार कल मुझे एक जरूरी काम पर जाना है, लेकिन उससे पहले हमें चेल्सी से मिलना ही पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर दोनों की तू मैं शुरू हो जाती है। तभी IT फर्म का एक कस्टमर उन्हें देख लेता है और उनकी अजीब हालत देखकर वो हैरान रह जाता है और फिर दोनों वहाँ से फौरन भाग जाते हैं। आगे दोस्तों सड़क पर चेल्सी को घेरकर क्रिस और फिन पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन चेल्सी बताती है कि उसका कोई घर नहीं है और वो बस अपने दोस्तों के सोफे पर सोती रहती है और जगह जगह घूमती है, क्योंकि उसे लगता है शायद इस तरह उसे अपना आइडियल पार्टनर मिल जाएगा और यही कारण है कि वो अपने कार्ड की पावर इस्तेमाल करती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि क्रिस उससे फ्लर्ट करने लगता है। सुनो, तुम्हें कार्ड की पावर की जरूरत नहीं है, अगर तुम हमें ये कार्ड दे दो तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, और जितना भी खाना चाहिए मैं खिलाऊंगा। लेकिन दोस्तों चेल्सी को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्से में कहती है, अबे पागल, तुम्हारे चेहरे की ये नकली स्माइल और झूठी आंखें सब मुझे दिखाई दे रही है, तुम अंदर से खोखले इंसान हो। हाँ सही कहा, मैं खोखला और झूठा इंसान ही हूँ। इसके बाद दोस्तों दोनों थक जाते हैं और बस नूडल खाकर लाइट बंद करके सो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रात में फिन को वही पुराना सपना आता है जब वो 7 साल का था और उसके सामने एक आर्म्ड नाइट खड़ा था जो कि उसके माँ बाप को मारने ही वाला था। लेकिन तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो अचानक से जाग जाता है। अब क्रिस उसे एक हैंकी थमाता है और कहता है, तेरे बिस्तर पे तो मुझे नींद ही नहीं आई यार, मुझे ये सपना बार बार आता है। डॉक्टर ने कहा था शायद मेरे साथ कोई पुराना हादसा हुआ होगा। जब मैं 7 साल का था तब मैंने अपनी माँ, पापा और भाई सबको खो दिया। अब दोस्तों क्रिस ये सुनकर सीरियस हो जाता है। फिर धीरे से फिन से कहता है, आज रात जो भी तुमने देखा ये किसी को मत बताना, यहाँ तक कि हमारे ग्रुप के मेंबर्स को भी। अब दोस्तों यहाँ पर सुबह हो जाती है और एक लड़की क्रिस का इंतजार कर रही होती है। फिन को लगता है कि शायद ये क्रिस की नई डेट होगी, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में उसकी बहन मिशेल है। मिशेल क्रिस और फिन को देखकर कहती है, यार प्लीज मेरे भाई का ध्यान रखना। इसके बाद फिन कुछ कहने ही वाला होता है कि क्रिस तुरंत उसका मुंह दबा देता है। अब दोस्तों ये तीनों घूमते फिरते और मस्ती करते हैं। तभी मिशेल बताती है कि उसका भाई बचपन से उसका बहुत ध्यान रखता आया है। वही क्रिस फिन की तारीफ करते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छा पार्टनर है और हमेशा हमारी मदद करता है। इसी बीच दोस्तों मिशेल वॉशरूम जाती है और फिन और क्रिस आपस में बात कर रहे होते हैं। क्रिस बताता है कि उसने अपनी बहन को कभी नहीं बताया कि वो हाई कार्ड के लिए काम करता है। तभी दोस्तों पीछे से चेल्सी आ जाती है और पता चलता है कि वो इसी बेकरी में पार्ट टाइम काम करती है। तुम्हें मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली? मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी
भी कोई पोस्ट नहीं किया। अब दोस्तों उनकी बातें मिशेल सुन लेती है और एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या तुम भी मेरे भाई की दोस्त हो? हाँ, ये भी हमारी दोस्त है। सुनो, क्या तुम नदी किनारे हमारे साथ आओगी? और फिर दोस्तों ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं। नदी किनारे चेल्स जानबूझकर मिशेल के सामने क्रिस को चिढ़ाती है, आज तो तुम मुझ पर लाइन क्यों नहीं मार रहे? नाइस, अच्छा जोक है, लेकिन तुम ही थी जिसने मुझे फिन से मिलवाया। अब दोस्तों दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाना हो, मगर इसी बीच चेल्सी मिशेल के साथ इतनी मस्ती में खो जाती है कि ये भूल जाती है कि उसे असल में क्रिस को एक्सपोज करना था। अब दोस्तों चेल्सी मिशेल के साथ फोटो खिंचवाती है और मन में सोचती है कि क्रिस को एक्सपोज करने का काम वो बाद में करेगी। सुनो, चलो आखिरी बार झूला झूलते हैं, नहीं किसी और दिन यार। अरे भाई बस एक बार प्लीज। क्रिस कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी नजर उसकी बहन पर पड़ती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि मिशेल के मुंह से खून बह रहा होता है और वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। अब क्रिस यहाँ पर घबरा जाता है और चिल्लाकर चेल्सी से कहता है, तुरंत हमें अलग करो। अब दोस्तों हाथ अलग होते ही वो भागते हुए मिशेल को अस्पताल ले जाता है। अब दोस्तों डॉक्टर्स बताते हैं कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर उसकी माँ को था वही अब मिशेल को भी हो गया है। अब दोस्तों क्रिस अंदर से टूट जाता है और उसके दिमाग में बस एक ही डर था कि जैसे मैंने माँ को खोया वैसे ही मैं अपनी छोटी बहन को भी खो दूंगा। और दोस्तों वो बेचैन होकर इधर उधर भागने लगता है, पर तभी चेल्सी उसका हाथ पकड़ लेती है, शांत हो जाओ। तभी दोस्तों डॉक्टर क्रिस को बाहर बुलाते हैं और बताते हैं कि मिशेल काफी समय से अपनी कंडीशन छुपा रही थी और असलियत ये थी कि उसकी हालात लगातार बिगड़ रही थी। अब थोड़ी देर बाद मिशेल को होश आता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि क्रिस भी कभी अनाथ बच्चा था। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी बहन को दिल से गले लगाता है और बहुत प्यार करता है। और फिर वो बाहर आकर फिन और चेल्सी से कहता है कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, तुम झूठ बोल रहे हो, प्लीज अपनी बहन के बारे में झूठ मत बोलो। सच्चा झूठ कड़वे सच बुरे वक्त को भुला देता है और मैं हमेशा मास्क के पीछे एक और मास्क पहनता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुखौटे के पीछे का असली चेहरा देख सकती हूँ। सुनो, जब मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी मैं तुम्हें ये खुद दे दूंगी। तभी दोस्तों क्रिस स्माइल करते हुए कहता है, आज मेरी बहन को कंपनी देने के लिए शुक्रिया और जब भी मन करे मैं तुमसे कार्ड लेने आ जाऊंगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि रात को फिन को फिर वही सपना आता है। उसके चारों तरफ जलती आग और सामने खड़े होते हैं नाइट्स और वो डर के मारे चौंक कर उठ जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो बस के अंदर बैठा हुआ होता है। इसी दौरान दोस्तों उनका पुराना कस्टमर मिलता है। अब क्रिस उसे रोककर कहता है कि आपने हमें पिछली बार जो देखा तो गलत समझा था, पर कस्टमर कहता है कि फिन से तुम्हारा रिश्ता क्या है? अच्छा फिन, वो मेरा स्टूडेंट है, मेरे छोटे भाई जैसा। जो भी हो, मुझे तुमसे नफरत है। दूसरी तरफ दोस्तों फिन अपने ऑर्फनेज पहुंचता है। वहां देखता है कि बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं और वहां पर एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सैम। अब फिन उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। सैम कहता है, मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर चले गए। तभी फिन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह था, अनजान, भटका हुआ और याददाश्त खो चुका। परिवार के नाम पर बस मेरे पास ये कार्ड और लिंसी थे और यही मेरी फैमिली बने। तभी दोस्तों आगे हम देखते हैं कि ऑर्फनेज में लिंसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और बच्चे छोटे छोटे गिफ्ट्स देते हैं। फिन भी अपने पैसों से खरीदा एक खास एप्रन गिफ्ट करता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि लिंसी और फिन साथ मिलकर खाना बनाते हैं और लिंसी कहता है कि अगली स्प्रिंग के बाद ये जगह बंद हो जाएगी और मुझे नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। तभी दोस्तों फिन तुरंत अपना बैंक अकाउंट दिखाता है और कहता है कि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ और जल्द ही प्रॉपर्टी लेकर ऑर्फनेज को जारी रखूंगा और लियो भी हमारी मदद करेगा। नहीं, तुम कुछ गलत कर रहे हो और ग्रेजुएशन के बाद अब बार बार यहाँ मत आया करो। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि सारे बच्चे मिलकर लिंसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर बॉबी आ जाता है। यार मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं, पर मैं तोहफे में बहुत सारे कैंडीज लाया हूँ। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो फिन का गिफ्टेड एप्रन देखता है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। अब फिन को समझ आ जाता है कि बॉबी यहाँ दोस्ती करने नहीं बल्कि बदला लेने आया है और फिन तुरंत अपना कार्ड एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक करता है। और दोस्तों लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि पूरा कमरा आग से भर जाता है। इधर बाहर लिंसी सारे बच्चे को बाहर लेकर आ गया था, लेकिन तभी सबको पता चलता है कि सैम तो अंदर ही रह गया। आग से उस घिरे माहौल में फिन को अपने बचपन के ही वही डरावने सपने याद आने लगते हैं और तभी उसकी नजर सैम पर पड़ती है। सैम अपनी बुक को उस सीक्रेट जगह पर छुपा रहा था जिसके बारे में फिन ने उसे बताया था। अब दोनों जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तभी बॉबी उन पर
मार्बल से अटैक कर देता है और ये देखकर दोनों भागने लगते हैं और इसी दौरान सैम की बुक गिर जाती है। फिर दोनों किसी तरह ऊपर वाली चिमनी से निकलकर बाहर पहुंच जाते हैं, लेकिन आग और अफरा तफरी देखकर फिन के बचपन के वो सारे ट्रॉमा फिर से वापस जिंदा हो जाते हैं। तभी दोस्तों आगे हम देखते हैं कि बॉबी सैम की बुक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिन सैम से कहता है तुम कूद जाओ और अपने परिवार पर भरोसा करो, और दोस्तों आखिरकार सैम कूद कर बच जाता है, लेकिन अब फिन वहाँ पर अकेला रह जाता है और वो सीधे बॉबी की तरफ दौड़ता है। तभी बॉबी लगातार मार्बल्स फेंक कर उस पर अटैक करता है, पर फिन को लिंसी की वो बातें याद आने लगती है जो उसने बचपन में कही थी। बार बार मार खाना ठीक है, लेकिन अगर कोई हद से ज्यादा करे तो सबको सबक सिखाना जरूरी है। इसी बीच फिन बॉबी को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन तभी दोस्तों एक ट्विस्ट सामने आता है। असल में बॉबी के पास 2 कार्ड्स होते हैं और वो दोनों को एक्टिवेट करता है और फिर अपनी असली पावर दिखाता है। अब उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि किसी भी चोट को तुरंत हील कर सकती थी। मुझे तो मजा आ रहा है, जैसे मैं फिर से जन्मा हूँ। और फिर वो फिन को नीचे वाले रूम में पटक देता है। मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तुम जलते हुए घर से डरते हो और अब वही डर तुम्हें तोड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर फिन का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, लेकिन तभी दोस्तों हम दूर से एक मिसाइल को आते हुए देखते हैं और वो मिसाइल किसी ने अपने घर से फेंकी थी। आगे हम देखते हैं कि कैपिटल के एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है और क्रिस वहाँ पहुँचता है और पता चलता है कि ये किसी कार्ड होल्डर का ही काम है। असल में 3 प्रिंस वहाँ आने वाले थे और अब हालात बेकाबू हो चुके थे, पर इसी बीच प्रिंस अपनी कार में बैठता है, लेकिन अचानक एक मिस्टीरियस लेडी आती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। तभी दोस्तों क्रिस रिपोर्ट करता है यहाँ 2 अनजान लोग हैं और दोनों ने कार्ड की पावर का इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इससे पहले कुछ कर पाए दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब कुछ देर बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है, प्रिंस डायलन की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अपने कैप्टन से सवाल करती है, हमें पता है ये सब कार्ड होल्डर्स कर रहे हैं, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि कैप्टन यहाँ पर चुप होता है। दोस्तों आगे हमें किंग डायलन की श्रद्धांजलि का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर असल में मास्टर मौजूद होता है और तभी बैन भी वहाँ पर आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहीं तुमने ही तो किंग को नहीं मारा। कार्ड खेलने और मजे करने के लिए बने हैं और मैंने वही किया। अब दोस्तों ये सुनते ही मास्टर अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है, हाई कार्ड ग्रुप को अभी बुलाओ। उधर दोस्तों क्रिस अपनी बहन से मिलकर जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर आता है, उसे अचानक से कॉल आता है तुरंत असेंबल होने का। वो पूछता है और फिन तभी उसे बताया जाता है कि 2 हफ्ते से फिन ने कोई कॉल रिसीव नहीं किया है। अब दोस्तों मास्टर का ऑर्डर होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतने कार्ड्स इकट्ठा करो, क्योंकि क्लोनिक्स फैमिली कभी भी अटैक कर सकती है। विजय और वेंडी को सेल्फियम भेजा जाता है और लियो को नेवल। क्रिस को ऑर्डर्स मिलते हैं कि वो फिन के साथ मिलकर पोलस्टिक जाए, पर क्रिस कहता है कि वो मेरा पार्टनर नहीं, सिर्फ मेरा स्टूडेंट है। तभी दोस्तों आगे हम फिन को देखते हैं जो उदास, अकेला और डिप्रेस्ड बैठा होता है। उसे लिंसी के वर्ड्स याद आते हैं, लेकिन अब वही लिंसी उसे अपने पास नहीं चाहता था। तभी दोस्तों हम क्रिस को उसके दरवाजे पर देखते हैं। देखो यार, मुझे अकेला छोड़ दो, जॉब करने का मेरा कोई फायदा नहीं जब मैं अपना घर ही नहीं बचा पाया। अबे पागल वागल हो गया क्या, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अभी तेरे साथ है उसी पर भरोसा कर, और अभी तो मैं तेरे साथ हूँ। और फिर दोस्तों जाते जाते उसके लिए एक चॉकलेट छोड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि कोड लाइक फैमिली के कुछ लोग प्लान बना रहे होते हैं। इधर क्रिस स्टेशन पर खाना लेने के लिए आता है और तभी दूर से भागता हुआ फिन उसकी तरफ आता है। अब आखिरकार दोनों मिलते हैं और फिर उनकी ट्रेन जर्नी शुरू हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि दोस्तों इनका मिशन है कार्ड को हासिल करना और इनका पहला टारगेट है एक लड़की जिसका नाम है आया। उसकी पावर है होम कमिंग। है होम कमिंग, ये तो मूवी का नाम है भाई। तुम आखिर यहाँ आए क्यों हो? सुनो, मुझे माफ करना, पर मुझसे यार रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि तुमने मुझे भाई कहा और अब मेरा कोई घर भी नहीं है, तो सोचा मेरे बिना तो तू अधूरा ही है। अब दोस्तों आधी रात को ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है इनकी मुलाकात होती है कोड लाइक फैमिली के एक मेंबर से। अरे वाह, तुम दोनों पक्का कार्ड लेने आए हो, तो पहले अपने कार्ड मुझे दे दो। और दोस्तों वो अपनी पावर से मेटल स्पाइक्स बना देता है। अब क्रिस यहाँ पर
स्माइल करते हुए कहता है, बेटा अब तुझे पता चलेगा कि मैं इतनी कैलोरीज क्यों खाता हूँ, अब बस देखते जा तू। और दोस्तों इस लड़के का नाम होता है जैस्पर। अब क्रिस जैस्पर से कहता है, वाह तुम्हारा प्लान वाकई में कमाल का था, हमें होस्टेस बनाने का, लेकिन जरा ये भी सोचो कि तुम भी तो हमारे साथ इस ट्रेन में जा रहे हो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो खत्म तो तुम भी होगे और तब तुम्हारा कार्ड मैं ले लूंगा। अच्छा तो ये बात है, तो चलो ठीक है मैं इस बच्चे को पकड़ लेता हूँ। रिलैक्स बेबी, फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इसे पकड़ भी लोगे तब भी मेरे पास 2 कार्ड ही रहेंगे। उधर दोस्तों हम उसके दोस्त एलेक्स को देखते हैं, वो रेडी होता है ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रेन पर हमला कर सके। पर दोस्तों जैस्पर फिर से क्रिस को धमकी देता है, अभी भी वक्त है, अपना कार्ड दिखाकर मुझसे माफी मांग लो वरना मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। अबे पागल वागल हो गया क्या, कब से समझा रहा हूँ मैं तुझे, तेरे पास अभी भी टाइम है, कूद जा और बचा ले अपनी जान। अब दोस्तों तभी हम देखते हैं कि गुस्से में जैस्पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और ट्रेन की छत को फाड़ देता है। तभी एलेक्स ऊपर से पत्थर गिराता है, लेकिन मौके का फायदा उठाकर क्रिस फिन को ट्रेन से नीचे फेंक देता है और खुद जैस्पर से भिड़ जाता है। अब जैस्पर घबरा जाता है और अपनी मेटल पावर से टूटी हुई ट्रैक को फिर से जोड़ देता है। दूसरी तरफ फिन नदी में गिरता है, लेकिन तैरते तैरते उसे किनारा मिल जाता है और वहाँ एक लेडी उसे अपनी डॉगी के साथ देख लेती है और उसे अपने घर पर ले जाती है। अब फिन धीरे धीरे होश में आता है और उसे समझ आ जाता है कि ये वही औरत है जिसके बारे में उसने पहले सुना था और वो उसकी मदद करती है, उसके घाव पर पट्टी बांधती है। सुनो तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है, तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो चुका है, अपनी जान को यूं रिस्क पर मत डाला करो, तुम आखिर हो कौन, मैनर्स सीखो लड़के, और हाँ मुझे आया कहते हैं वैसे। इसी बीच दोस्तों दूसरी तरफ हाई कार्ड ग्रुप अपने अपने मिशन पूरा करके वापस लौटते हैं, लेकिन बटलर उन्हें बताता है कि फिन और क्रिस अब तक वापस नहीं आए और वेंडी चाहती है कि सब मिलकर उनकी तलाश करे, लेकिन लियो कहता है कि सबको रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा। उधर दूसरी तरफ आया फिन का ख्याल रखती है और वो उसका सूट भी वापस कर देती है। कितना अजीब बात है ना, तुम मेरा कार्ड लेने आए थे और खुद बीमार पड़ गए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये हाई कार्ड है क्या। बच्चे अभी तुम बहुत छोटे हो, ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये एक पौराणिक शक्ति है। पर दोस्तों फिन बताता है कि वो भी हाई कार्ड का हिस्सा है और उससे पूछता है कि उस ट्रेन का क्या हुआ जिसमें वो था। आया उसे सारी न्यूज दिखाती है जिसमें पता चलता है कि गॉड लाइक फैमिली ने हमला किया था और क्रिस का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला। अब दोस्तों आया क्रिस का नाम सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि उसे क्रिस के बारे में कुछ तो पता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि उल्टा जैस्पर क्रिस को उल्टा लटका रखा था और उसका कार्ड ढूंढ रहा था। तुमने आखिर कार्ड छुपा कहाँ रखा है, मुझे नहीं पता। अब दोस्तों गुस्से में जैस्पर उसे रोड से पीटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आया फिन का ध्यान रख रही होती है और उसने उसके लिए सूप भी बनाया होता है और खुद उसे चम्मच से खिलाते हुए कहती है, अच्छा अब जल्दी से ये सूप पियो ताकि तुम अपने दोस्त क्रिस को भी बचा पाओ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने तो कहा था कि आप और लोगों को मरता नहीं देख सकती, आखिर इसका मतलब है क्या। दोस्तों आया बताती है कि वो भी 25 साल पहले एक हाई कार्ड थी और उसके पास बहुत सारी ताकतें थी और उसे लगता था कि वो पूरी दुनिया जीत सकती है, लेकिन एक मिशन में उसके साथी को मार दिया गया और तभी से उसका विश्वास टूट गया। इसके बाद वो बताती है कि 10 साल पहले एक बड़ी घटना हुई थी, एक बिल्डिंग में आग लगी थी और वहाँ एक बच्चा फंस गया था जिसका नाम था क्रिस। उसके पिता उसे बचाने के लिए एक्स कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मास्टर ने उसे मना कर दिया। क्रिस का पिता मास्टर से गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मास्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तब आया ने दखल अंदाजी किया और क्रिस का पिता अपनी जान देकर एक्स कार्ड बना पाया और उसी कार्ड की ताकत से क्रिस की जान तो बच गई, लेकिन उसके पिता वहीं पर मर गए और उसी दिन से आया टूट गई और उसने बाकी की जिंदगी शांति से जीने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों अब हालत फिर से बदल चुके थे। बच्चे एक्स हैंड बेहद खतरनाक होता है और अगर टाइलर ने इसे अपने बेटे के लिए इस्तेमाल न किया होता तो शायद वो आज जिंदा होता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम जैस्पर को देखते हैं जो क्रिस को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है। क्रिस उससे पूछता है कि एलेक्स कहाँ है, पर जैस्पर कहता है कि एलेक्स तो उस लड़के फिन को ढूंढने गया है जो नदी में गिरा था। आया दोस्तों फिन से पूछती है कि अगर वो मेरी जगह होता तो वो क्या करता। मैंने हाई कार्ड इसलिए ज्वाइन किया था ताकि अपने ऑर्फन होम को बचा सकूं। मेरा मकसद पैसा कमाना और कार्ड्स इकट्ठा करना है। अगर मैं आपकी जगह होता तो और मेहनत करता। अब दोस्तों ये सुनकर आया स्माइल करती है और उसे अपना कार्ड दे देती है, लेकिन जैसे ही फिन बाहर निकलता है अचानक एलेक्स सामने आ जाता है और उस पर ग्राउंड अटैक करता है। पर दोस्तों आया फौरन अपना कार्ड वापस लेकर पावर एक्टिवेट करती है और फिन को बचा लेती है। इसके बाद वो एलेक्स से
से भिड़ जाती है। अब आया अपनी पूरी ताकत से हमला करती है और उसे दबा देती है, लेकिन तभी दोस्तों एलेक्स सारी चीजें तोड़कर बाहर निकल जाता है और अब यहाँ पर असली लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी दोस्तों फिन आया की मदद करने के लिए अपना वेपन निकालता है, लेकिन एलेक्स चालाकी दिखाते हुए फिन को पत्थरों के बीच फंसा देता है और वहीं आया को पकड़कर वो सीधा जमीन में गड्ढा करके अंदर गिरा देता है। इसी बीच एलेक्स को दूर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो बिना समय गवाए उस गाड़ी पर भी अटैक कर देता है। अब गाड़ी उछलकर जोरदार जंप खाती है और तभी हम धूल के बीच एक शख्स को बाहर निकलते हुए देखते हैं और दोस्तों फिर आया और वही मिस्टीरियस शख्स मिलकर एलेक्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं। और दोस्तों जब धुआं हटता है तो पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि अपना क्रिस है। अब दोस्तों यहाँ पर फिन हैरान रह जाता है और वो क्रिस को देखकर पूछता है, यार तुम्हारे जख्म क्यों नहीं भरे अभी तक। अब फिन जल्दी से आया का कार्ड वापस कलेक्ट करता है और वही क्रिस मौका देखकर एलेक्स का कार्ड ले लेता है, लेकिन तभी क्रिस फिन की तरफ देखकर कहता है, सुनो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इसके बारे में और कुछ पता चले। और दोस्तों तभी बूम, तभी दोस्तों वो अचानक ट्रिगर दबा देता है और सीधा उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो सीधा चुपचाप अपनी कार में बैठकर ड्राइव करता हुआ चला जाता है और आगे हम देखते हैं कि वो रास्ते में चॉकलेट खाता है, मगर दोस्तों हैरान की बात यह है कि उसके जख्म अब भी नहीं भरते। आगे दोस्तों हमें क्रिस के बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो अपने डैड और बहन के साथ मेले में आया हुआ होता है। उसकी बहन को एक चीज चाहिए थी जिस पर उसने जिद की, तो उसके डैड उसे लेकर वहाँ जाते हैं। अब क्रिस मन में सोचता है कि मेरी बहन हमेशा से मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। उनकी जिंदगी दोस्तों कभी हंसी मजाक में कटती है तो कभी घटिया ब्रेकफास्ट के साथ, लेकिन उस छोटे से परिवार की खुशियाँ उनके लिए काफी थी। पर तभी दोस्तों अचानक से एक वहाँ पर ब्लास्ट होता है और जब क्रिस आंखें खोलता है तो उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। वहाँ पर वो और उसकी बहन ही थे। तब से मैं अपना चेहरा मुखौटे के पीछे छुपाने लगा ताकि मेरे अंदर का दुख दर्द किसी को पता न चले। दोस्तों उसकी खुशी सिर्फ उस वक्त बचती थी जब वो हॉस्पिटल में अपनी बहन से मिलता था, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि उसकी बहन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और यहीं से क्रिस ने ठान लिया कि जैसे उसके डैड ने अपनी फैमिली के लिए बलिदान दिया, वैसे ही अब वो भी अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अब दोस्तों वो मन ही मन सोचता है, फिन तुम मेरी वही पर्सनालिटी हो जिसे मैं बहुत पहले पीछे छोड़ाया था। तुमसे झूठ बोलना अब खुद से झूठ बोलने के बराबर हो चुका है, मगर अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तभी दोस्तों सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं क्रिस को, वो अपने ऑफिस में लेटा हुआ होता है। तभी लियो भागते हुए आता है और पूछता है, क्रिस कहाँ है, तुमने उसे देखा क्या? पर वो जवाब देता है कि उसे कुछ पता नहीं और फिर पता चलता है कि सारे कार्ड्स लेकर क्रिस गायब हो चुका है और इसी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। अब लियो खुद भी क्रिस को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि उसे विजय और वेंडी के साथ हाई पैलेस जाना था। सुनो कॉर्पोरेशन ने तुम्हारा भी कार्ड ले लिया है और अब क्रिस पर इन्वेस्टिगेशन बैठेगा। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बान और उसकी पूरी आर्मी नाले के अंदर होते हैं। बान उन्हें मोटिवेट करता है, लेकिन तभी दोस्तों वहाँ पर नाहिट आ जाती है। तुम्हें वो चीज मिली, मैं तुम्हारे प्लान के साथ नहीं चलना चाहती। दूसरी ओर दोस्तों हम चेल्सी और क्रिस को देखते हैं। क्रिस उसे कुछ सामान लेने के लिए कहता है। चेल्सी उसे लाकर देती है और वो पूछती है, सच बताओ पुलिस तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रही थी? क्रिस चुपचाप कपड़े बदलने लगता है। चेल्सी देखती है कि उसके शरीर पर गहरे जख्मों के निशान हैं। तुम आजकल कुछ खतरनाक काम कर रहे हो लगता है। पर दोस्तों क्रिस उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और अचानक उसे किस कर लेता है। जब तुम चुप रहती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। पर तभी दोस्तों चेल्सी गुस्से में उसके मुंह पर जोरदार चाटा मार देती है। अब जैसे वो बाहर निकलता है चारों तरफ पुलिस उसे घेर लेती है और बुलेट्स की बरसात होने लगती है, पर क्रिस उन्हें डॉज करता हुआ वहाँ से भागने लगता है। इसी दौरान दोस्तों हम फिर से नाहिट को देखते हैं और वो पुलिस वालों को गिराकर क्रिस को बच निकलने का मौका देती है। दूसरी ओर फिन लिंसी को एक लेटर और 2 करोड़ का चेक दिखाता है। सुनो ये पैसा अनाथालय के लिए है और इसे वहीं खर्च करना। आगे फिन समझ जाता है कि ये सब क्रिस का ही किया हुआ है और वो सोचता है कि सारी गलती उसी की है और उसी की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। पर लिंसी उसे दिलासा देता है, ऐसा नहीं है, तुम बचपन से ही खुद को दोष देते आए हो और मैंने भी तुम्हें गलत बोला था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। एक दिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। अब दोस्तों ये सुनकर फिन को अचानक क्रिस की बातें याद आ जाती है। क्रिस ने कहा था थोड़ा वक्त दो, रिश्ते ठीक हो जाएंगे। और तभी फिन के दिमाग में सब जुड़ने लगता है। वो समझ जाता है कि अब तक के सारे मिशन असल में फेल नहीं थे। सारे कार्ड्स एक एक करके क्रिस के पास ही जा रहे थे, चाहे वो ऑक्शन का कार्ड हो या बान की फैमिली का। तभी क्रिस ने ठान लिया कि वो अपनी बहन को बचाएगा, चाहे इसके लिए सब कुछ क्यों नहीं दांव पर लगानी पड़े। आगे हम लियो को देखते हैं।
हैं, जो सोचता है कि पता नहीं क्रिस का क्या हुआ होगा। पर तभी दोस्तों वहाँ पर धमाका होता है और काफी सारे टेरर ग्रुप्स हथियार लेकर रॉयल पैलेस पर अटैक कर देते हैं और लियो और उसकी टीम तुरंत अपने कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं। उधर पुलिस चेल्सी को ले जा रही होती है, पर तभी उन्हें मैसेज मिलता है कि रॉयल पैलेस पे अटैक हुआ है। इसी बीच दोस्तों फिन तेजी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है और वो देखता है कि क्रिस की बहन बेड पर नहीं है, लेकिन वहाँ एक पर्चा पड़ा होता है जिस पर सिर्फ एक फोन नंबर लिखा होता है और साथ में यह भी लिखा होता है कि मुझे कॉल करना। तभी फिन क्रिस को कॉल करता है और क्रिस उसे सब कुछ सच बता देता है कि अब तक जो भी हुआ सब उसी के प्लान का हिस्सा था, चाहे ऑक्शन में डमी कार्ड रखना हो या फिर ट्रेन में उसका गिरना, हर चीज पहले से प्री प्लान्ड था ताकि वो 4 कार्ड हासिल करके एक्स कार्ड बना सके और अपनी बहन को जिंदा कर सके। तुम्हें पता है ना कार्ड यूज करने के बाद क्या होगा? हाँ मुझे पता है। अब दोस्तों फिन कहता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। मैंने अपनी सारी कमाई तुम्हारे अनाथालय में दे दी है और मेरे बाद तुम ही उसका ख्याल रखना। परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, परिवार तो वो होते हैं जिनके साथ हम हंसते हैं, खाते हैं और जीते हैं। एक बात याद रखना, हम भी तुम्हारा परिवार है और तुम्हें हमारे पास वापस आना होगा। अब दोस्तों ये सुनकर क्रिस कुछ पल के लिए सहम जाता है, लेकिन तुरंत वो फोन काटते हुए कहता है मुझे अपनी बहन को बचाना है। इसके बाद क्रिस कार निकालकर निकल पड़ता है। दूसरी ओर प्रोटैगनिस्ट हॉस्पिटल से बाहर जाता ही है, तभी साइड से एक स्नाइपर उस पर फायर करता है, लेकिन क्रिस अमर होता है इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता। उधर स्नाइपर कहता है तुमने मास्टर के रूल्स तोड़े हैं, क्रिस से कांटेक्ट किया है, अब तुम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो। दूसरी ओर रॉयल पैलेस जंग का मैदान बन चुका होता है, चारों तरफ गोलियां चल रही होती है और बम के धमाके हो रहे होते हैं और विजय और वेंडी मोर्चा संभाले बैठे हैं और हम लियो को तोप चलाते हुए देखते हैं। इसी बीच लियो को अपने डैड का मैसेज आता है, चाहे कुछ भी हो किसी भी हालत में कोई भी वीआईपी रूम के अंदर नहीं घुसना चाहिए। उधर फिन गुस्से में स्नाइपर से पूछता है तुमने क्रिस पर फायर क्यों किया? यार ऊपर से ऑर्डर था। सुनो अब मुझे फॉलो मत करना, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड आते हैं, एक उसका सिर दीवार पर मारता है और दूसरा कहता है सुनो भले ही तुम हमारे नहीं रहे लेकिन हमारे रास्ते में भी मत आना। अब इधर क्रिस पुलिस बैरिकेड देखता है और तुरंत यू टर्न ले लेता है, पर तभी उसे ऑफिसर और चेल्सी पकड़ लेते हैं। ऑफिसर कहती है ये हमारे साथ जाएगा, लेकिन तभी क्रिस हथकड़ी तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और उनकी गाड़ी चुरा कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी गार्ड्स फायरिंग शुरू कर देते हैं और ऑफिसर भी पीछा करने लगती है। इसी दौरान एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है और वहाँ पर बैन प्रकट होता है और वो क्रिस से कहता है तुमने ऑर्गेनाइजेशन से धोखा किया है, हमारे कार्ड्स चुराए हैं तुमने, लेकिन एक बात याद रखना जो कर रहे हो सोच समझ कर करना और अपने दिल की ही सुनना। अब क्रिस उसे नजरअंदाज करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी दोस्तों हम आगे बटलर को देखते हैं, वो फिन से कहता है कि उसके सूट में ट्रैकर लगा हुआ है इसलिए वो हमेशा उसकी लोकेशन जानता था। वही नाइट फिन की कार डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन चेल्सी अपने मैजिक से उसे बचा लेती है। उधर दूसरी तरफ लियो पैलेस में मिसाइलें से तबाही मचा रहा होता है और अपने डैड से कहता है ये काम खत्म होते ही मैं क्रिस और फिन को ढूंढने जाऊंगा। इधर क्रिस अपनी बहन को अम्यूजमेंट पार्क ले जाता है। मिशेल का सपना था कि वो बड़े वाले झूले से पूरे शहर को देखे और क्रिस वही करता है। क्रिस उसे वहाँ पर ले जाता है और फिर एक्स कार्ड का रिचुअल शुरू करता है। अब दूर से उसकी चमक देखकर बटलर समझ जाता है कि रिचुअल शुरू हो चुका है। उसी वक्त लियो और विजय भी वहाँ पर पहुँचते हैं। अब बटलर कार्ड वापस देता है, लेकिन उसे आखिरी कोशिश करनी ही होगी। अपने आप को डायनमो और मोर्टल समझ रहा होता है और वो बिना स्कोप के बुलेट फायर कर देता है, पर दोस्तों हम देखते हैं कि बिना स्कोप के भी बुलेट सीधा कार्ड पर जाकर लगती है और यहाँ पर पूरा प्रोसेस टूट जाता है। तभी दोस्तों उसकी बहन वहाँ पर जिंदा हो जाती है, लेकिन क्रिस वहीं पर बेहोश गिर जाता है। अब लियो और विजय दूर से ये सब देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इधर क्रिस की आंखें खुलती है और वो देखता है कि सामने फिन आराम से उसके लिए सेब काट रहा होता है। अरे भाई दोस्तों तो ऐसा तुम भी सीखो भाई कुछ सेवा पानी करना। अच्छा तुम अपने माता पिता की सेवा पानी करते हो कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब दोस्तों फिन स्माइल करते हुए कहता है अबे तू पूरे 30 दिन से सो रहा था, हमें तो लगा तू कहीं कोमा उमा में तो नहीं चला गया, भला इतना कौन सोता है यार। अब दोस्तों क्रिस अचानक बैठ जाता है और सबसे पहले अपनी बहन के बारे में पूछता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसकी बहन मिशेल ठीक ठाक उसके बगल में ही लेटी होती है। अब दोस्तों असल में जब क्रिस ने एक्स कार्ड का रिचुअल किया था तो वो पूरा नहीं हो पाया था और आधा ही रिचुअल हुआ था, जिससे मिशेल की जान तो बच गई, लेकिन आधा पूरा होने से पहले ही क्रिस ने खुद गोली चला दी, क्योंकि वो दोनों में से
किसी एक को भी खोना नहीं चाहता था। उसने सोचा सेब की तरह दोनों को आधा आधा बचा लूं। इसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि पूरे शहर में जो मार्शल लॉ लगा हुआ था वो अब हट चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम चेल्सी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। वहीं मिशेल की हालत अब पहले जितनी क्रिटिकल नहीं रही और क्रिस के बचने के पीछे उसकी इमोर्टेलिटी पावर भी बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि नियम तोड़ने की सजा भी क्रिस को मिलती है। अब उसे जिंदगी भर फिन का जूनियर बनकर रहना होगा। भाई क्या सजा मिला है यार इसे। चलो कोई बात नहीं। अब दोस्तों आखिरी सीन में हमें एक और बड़ा ट्विस्ट मिलता है। प्रोटैगनिस्ट के सपनों में जो रहस्यमयी वॉरियर आता था वहीं अब असली दुनिया में प्रकट होकर नाइट को मार देता है। अब हम बटलर को देखते हैं, उसे एक जरूरी मिशन के लिए कॉल आता है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है एक मिलिट्री प्लेन में और वहाँ पर हमारे चारों हीरो तैयार खड़े होते हैं और उनका नया टारगेट होता है जैक ऑफ हार्ट्स, स्काई डांसर जैसन। और उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो हवा में भी बिजली से भी तेज उड़ता है, यानी उसे हराने के लिए इन्हें आसमान में ही उसका सामना करना होगा। अब दोस्तों ये सब सुनकर सब जोश में आ जाते हैं। आज तो मिशन मैं ही पूरा करूंगा, देख लेना तुम सब। अबे पागल वागल हो गया क्या? तेरे पास स्काई ड्राइविंग की ट्रेनिंग है? बढ़ाया मैं ही मिशन पूरा करूंगा। अरे क्या करना है भाई, बस पंखे फड़फड़ाने हैं। साले चिरकुट, इस हाइट से अगर तू कूदा तो तेरी लाश भी ना मिले। तभी दोस्तों बटलर उन्हें जंप के लिए ऑर्डर देता है। विंडी, विजय और लियो तुरंत कूद जाते हैं, लेकिन फिन यहाँ पर थोड़ा हिचकिचाता है। पर तभी दोस्तों क्रिस मस्ती से उसे धक्का दे देता है। अब दोस्तों इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने कैफे में बैठा हुआ हॉट डॉग खा रहा होता है। तभी बाहर क्रिस गाड़ी में उसका इंतजार करता दिखता है। अब दोस्तों यहाँ पर हंसी मजाक स्टार्ट हो जाती है। अरे सर, आपने तो मुझे झाड़ू पोछा करना सिखा दिया, अब लड़की भी पटाना सिखा दो। अबे तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तभी दोस्तों ये लोग सिक्योरिटी चेक करा के आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों है? अरे तुम्हें नहीं पता, आज प्रिंस डायलन का फ्यूनरल है। और दोस्तों सच में चारों तरफ सिर्फ प्रिंस डायलन की ही खबरें चल रही होती है। उधर बैन इस सब को बड़े आराम से देख रहा होता है और अपनी टेबल पर आराम से अंगूर भी खा रहा होता है। अब दोस्तों सबको बस यही इंतजार था कि डायलन के बाद उसकी लेगेसी कौन संभालेगा। आगे दोस्तों हम क्रिस को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं और बेचारा झाड़ू लगाते लगाते बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वो गुस्से में झाड़ू फिन को थमा देता है। अरे यार तू ही कर ये सब, मुझसे नहीं होता यार। अब दोस्तों फिर से इन दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है। इधर दोस्तों ये लोग सोच रहे होते हैं कि बटलर कहाँ गया। अब मैंडी उन्हें बताती है शायद वो प्रेसिडेंट के पास गए होंगे। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की ओर, जहाँ मेन नोबल के पास प्रेसिडेंट और स्नाइपर आते हैं। जब बिखरे कार्ड्स ने अपने अपने होल्डर्स को चुना तो चारों तरफ सिर्फ तबाही मच गई। क्राइम बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पिनोसे का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके सारे कार्ड्स इकट्ठा करो और उन्हें रॉयल फैमिली तक पहुँचाओ। और हाँ याद रखना, क्योंकि जनवरी में नया राजा चुना जाएगा। अब दोस्तों ये सुनकर प्रेसिडेंट और स्नाइपर वहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी लियो उनके पास आता है। स्नाइपर कहता है सुनो, जो देना है मुझे ही तुम दे दो। पर दोस्तों लियो थोड़ा तीखे लहजे में प्रेसिडेंट से कहता है सुनिए, अगर आप हमसे नाराज ही है तो साफ साफ बोल दीजिए। असल में दोस्तों प्रेसिडेंट नाराज था क्योंकि ये लोग बहुत धीरे धीरे कार्ड्स इकट्ठा कर रहे थे। पर दोस्तों तभी स्नाइपर कहता है सुनो, ये बक्सा मुझे दे दो, मुझे कार्ड संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। आगे दोस्तों हम तीन प्रिंसेस को जाते हुए देखते हैं और इन्हीं तीनों में से कोई एक आगे चलकर राजा बनने वाला है। अच्छा सुनो, बाकी का काम तुम्हें बटलर समझाएगा। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भारी पुलिस फोर्स एक घर के अंदर घुसती है और असल में वो किसी को पकड़ने आए हुए थे, लेकिन वो पहले ही निकल चुका था। अच्छा सुनो, किंग के असासिनेशन में बैन का बड़ा रोल है, हम उसे क्यों नहीं पकड़ते? कड़वा सच ये है, अगर किसी भी मामले में कार्ड्स इन्वॉल्व हो गया तो हम उसमें कदम नहीं रख सकते। पर दोस्तों उसी वक्त एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में कैप्टन बेहोश हो जाता है। अब ऑफिसर उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और ऑफिसर वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है एक ऑर्फनेज की ओर, जिसे फिर से बचाया जा रहा था और ये देखकर फिन को वो दिन याद आ जाता है जब यहाँ आग लगी हुई थी। तभी लिंडसे उससे मिलने
आता है और वो बताता है कि सैम और बाकी बच्चे अब बहुत खुश है और जब ये ऑर्फनेज पूरा बन जाएगा तो सब यहाँ लौट आएंगे। अब लिंसी आगे कहता है, हमारी न्यूज सुनकर एक एंटरप्रेन्योर ने हमारी मदद की है, उसने जमींदार से जमीन खरीद ली। अब फिन स्माइल करते हुए कहता है, अरे ये तो मैं करने वाला था यार। अच्छा मैं सोच रहा हूँ नाम सनफील्ड से बदलकर एप्पल फील्ड रख लेता हूँ। फिर वो बताता है कि मदद करने वाला वही IT कंपनी का फाउंडर है जो फिन का पहला कस्टमर भी था और जिसे फिन ने अपनी पहली गाड़ी भी बेची थी। अब ये सुनकर फिन बहुत खुश हो जाता है। दोस्तों असल में लिंसी यहाँ इसलिए आया था क्योंकि फिन ने अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहा था। तो लिंसी बताता है कि काफी समय पहले एक बूढ़े आदमी की मौत की खबर चर्चा में थी। उसी दौरान एक अमीर फैमिली ने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी कि अचानक वहाँ भी भयानक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ सिर्फ आग ही आग लग जाती है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश करते हैं और अंदर जाकर लोगों को बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें कोई भी नहीं मिलता। सबको यही लगा कि उस रूम में बस पेरेंट्स और एक ही बच्चा था, लेकिन तभी एक फायर फाइटर को दूर खड़ा एक छोटा सा बच्चा दिखता है और वही बच्चा आगे चलकर ऑर्फनेज में लाया गया और वो दोस्तों और कोई नहीं बल्कि फिन होता है। मुझे लगा कि तुम उस हादसा के बाद हमेशा शौक में रहोगे, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें अपने पास ही रख लूं और जब तुम बड़े हो जाओगे तब ये सच मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन आज तक वो आरोपी पकड़े नहीं गए जिन्होंने उस ब्लास्ट को अंजाम दिया था और केस वहीं ठंडा पड़ गया। अब दोस्तों ये सुनकर फिन थोड़ा इमोशनल तो होता है लेकिन खुश भी होता है कि आखिरकार उसे अपनी कहानी का सच मिल गया। वह बस में बैठा यही सोच रहा होता है कि पक्का इस सब का कोई न कोई कनेक्शन एक्स कार्ड से जरूर है। पर दोस्तों तभी वहाँ पर क्रिस की कॉल आती है, सॉरी भाई तेरी छुट्टी मैंने खराब कर दी, लेकिन तुम्हारे ऑर्फनेज के पास वाले गार्डन में एक मॉन्स्टर दिखा है और लोग कह रहे हैं कि ये कोई येती या कोई बिग फुट जैसा है। तभी दोस्तों वहाँ पर ब्लास्ट होता है और अब असली सच सामने आता है। ये कोई येती नहीं बल्कि एक विशालकाय गोरिल्ला होता है जिसके पास 6 ऑफ हार्ट्स कार्ड था और उसकी पावर ये थी कि वो किसी भी जानवर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तभी दोस्तों आगे हम क्रिस को देखते हैं जो उसे जंगल में ढूंढ रहा होता है, पर तभी गोरिल्ला भेड़िया बनकर उस पर अटैक करता है। अब क्रिस यहाँ पर घायल हो जाता है और जब भेड़िया उसे मारने ही वाला होता है तभी फिन वहाँ पर पहुँच जाता है। अब फिन उसका पीछा करते करते वैली में पहुँचता है, लेकिन वहाँ एक नाइट पहले से मौजूद था। वो नाइट उस मॉन्स्टर को मार देता है और कार्ड भी ले लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर फिन की रूह कांप जाती है क्योंकि ये वही नाइट था जिसने फिन की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया था और यही नाइट उसके सपनों में बार बार आता था। तभी दोस्तों हम नाइट को देखते हैं जो अपनी तलवार को घुमाता है और आधी जमीन हिल जाती है। ये देखकर क्रिस और फिन वहाँ से जान बचाकर भागते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक अनजान लड़का सामने आता है और वो नाइट से कहता है, यहीं रुको, तुम बस एक दुखी आत्मा हो जो हर किसी के लिए दर्द और तबाही लेकर आता है। तभी दोस्तों उसके पीछे एक लड़की भी आ जाती है और ये देखकर नाइट एक जबरदस्त चीख निकालता है। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है कैफे पर। तभी दोस्तों क्रिस सभी को बताता है कि आज वो नाइट से मिला जो फिन के सपनों में आता था और बाकी सब ये सुनकर चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर चेल्सी आती है, सबको खाना सर्व करती है और पूछती है वैसे फिन कहाँ है। लेकिन दोस्तों हम फिन को एक कोने में देखते हैं जो चुपचाप बैठे हुए अपने कार्ड को घूर रहा होता है। दोस्तों वो इसलिए करता है क्योंकि उसका पूरा कॉन्फिडेंस अब पूरी तरह से टूट चुका था। उधर दूसरी तरफ हम बैन को जेनोन से बात करते हुए देखते हैं। जेनोन तुम्हें पता है ना दुनिया बदलने वाली है। हाँ भाई बहुत मजा आने वाला है। अगली सुबह दोस्तों हम एक बच्ची को फूलों का गुलदस्ता लेकर सड़क पर चलते हुए देखते हैं और अचानक वो वैन के सामने आ जाती है। तभी ड्राइवर घबरा जाता है और कार पलटने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़का फ्लैश जैसी स्पीड से आता है और उस बच्ची को बचा लेता है। अब सब लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं, भाई ये फ्लैश कहाँ से आ गया इसमें। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सोनिक मूव है। लोग उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। उधर दूसरी तरफ हम क्रिस को मिशेल से बात करते हुए देखते हैं। मिशेल बताती है कि चेल्सी ने इंस्टाग्राम पर एक नई दुकान के बारे में पोस्ट किया है और वो चाहती है कि क्रिस उसके साथ वहाँ चले। ठीक है, पर जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तब मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और दोस्तों मिशेल स्माइल करती है और अपने भाई को थैंक्स कहती है, भाई अगर तुम ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है फिन की ओर जो अब भी उस नाइट के सदमे से बाहर नहीं आया था।
तभी दोस्तों वहाँ पर क्रिस उसके पास आता है। सुनो, हमारा अगला मिशन है क्वीन ऑफ हार्ट्स को पकड़ना और ये कार्ड है सोनिक मूव के पास। उसके पास स्पीड की ताकत है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्ड होने के बावजूद भी उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, उल्टा उसने मासूमों की जान ही बचाई है। वो सब ठीक है, लेकिन जो भी हो हमें ये कार्ड लेना ही होगा, आखिर रॉयल फैमिली का ये ऑर्डर है। अब दोस्तों इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट की ओर निकलते हैं। इधर ऑफिसर नाइट पर रिसर्च कर रही होती है। उसे क्लोंडिक फैमिली के कई नए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। तभी उसे एक फाइल मिलती है जिसमें आरिस नाम की लड़की का जिक्र था और उसकी एज सिर्फ 13 साल थी और 1 साल पहले ही एक बम धमाके में वो मारी गई। वहीं दोस्तों दूसरी ओर क्रिस और फिन आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां सबसे पहले 52 कार्ड्स गिरे थे। अब क्रिस बताता है कि इस जगह को लोग मैजिक रोज कहते हैं क्योंकि ये सबके लिए एक धार्मिक स्थल जैसा है। भाई सुन, ये तो कार्ड अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हम ये कार्ड क्यों छीने उससे? अबे आखिर में ये भी अपने पर्सनल कार्ड के लिए कार्ड यूज कर रहा है और हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि कार्ड्स हर हाल में लेकर आना है, तो भाई हमें तो ऑर्डर फॉलो करना ही होगा। तभी दोस्तों हम एक गुंडे को देखते हैं जो एक मासूम लड़की को परेशान कर रहा होता है। अरे भाई रुक, मैं जाता हूँ इस बार, वरना कहीं तो इस लड़की को भी मार ना डाले। ऐसे कैसे भाई, मैं कर लूंगा यार, रुक जा। अरे नहीं भाई, मुझे करने दे ये। अब दोस्तों फिर से इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी दोस्तों दूर से एक शख्स उस लड़की को लेकर जाने लगता है। तभी दोस्तों फ्लैश जैसी स्पीड से हम एक बंदे को आते हुए देखते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि सोनिक मूव होता है। वो उस लड़की को बचा लेता है और सीधा उसकी मम्मी की तरह उसकी केयर करने लगता है और ये देखकर लड़की इम्प्रेस हो जाती है। साथ ही भीड़ भी उसके चारों तरफ जमा होकर उसकी वाहवाही करने लगती है। अब दोस्तों ये देखकर फिन और क्रिस दोनों हैरान हो जाते हैं, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ। अब दोस्तों इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग रास्ते पकड़कर सोनिक मूव को ढूंढेंगे। उधर ऑफिस के नीचे मास्टर और स्नाइपर दिखाई देते हैं। उनके पास 52 कार्ड में से बस 19 कार्ड ही बचे थे, यानी काम अभी बहुत बाकी है। फिन शहर भर में सोनिक को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता। दूसरी ओर क्रिस मूर्ति के पास खड़ा सोच रहा होता है कि शायद उसे लियो के साथ मिलकर प्लान बनाना पड़ेगा, पर तभी अचानक वो खांसने लगता है और वहाँ पर सोनिक मूव प्रकट हो जाता है। इधर फिन जादूगर जैसे कपड़े पहने एक लड़के को देखता है और वो लड़के से पूछता है, सुनो भाई, तुम ये कॉस्ट्यूम उस जादूगर की याद में पहनते हो ना जिसने राजा की मदद की थी। अरे तुम्हें जो कहानी सुनाई गई है वो परियों की कहानी है, असली सच कुछ और ही है। फिर वो उसके बाद असली राज खोलता है। असल में एक्स कार्ड राजा ने नहीं बल्कि 52 सोल्जर्स ने इस्तेमाल किया था और ये कार्ड जादूगर ने बनाया था जिसमें राजा की ताकत और एबिलिटी कैद थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ घुसपैठियों को भगाने के लिए किया जाना था, लेकिन समय के साथ कहानी बदल दी गई और सबको यही बताया गया कि राजा ने एम्पायर को बचाया। अब दोस्तों फिर यहाँ पर चौंक जाता है, लेकिन जब वो पीछे से उस लड़की का पीछा करता है तो बाहर निकलते ही देखता है कि वो रहस्यमयी लड़का अचानक गायब हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हम फिन को शहर के सेंटर में देखते हैं जहाँ लियो और विजय आते हैं। लियो पूछता है क्रिस कहाँ है। विजय बताता है कि कार्डल में एक हादसा हुआ है, शायद क्रिस वही होगा। दूसरी तरफ क्रिस का पाला सोनिक से पड़ चुका होता है। सोनिक आराम से मैकडी की पूरी मील खा रहा होता है और बस क्रिस गुस्से में उसे देख रहा होता है और उससे जलने लगता है। तभी सोनिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अच्छा सुनो, ये पावर मुझे उस जादूगर के लाला ने तोहफे में दी है जो तुम कभी छीन नहीं सकते और मैं इसे समाज की सेवा में लगाऊंगा। तभी दोस्तों क्रिस गुस्से में गन निकालता है, लेकिन सोनिक पलक झपकते ही उसकी गन को पकड़ लेता है। तभी दोस्तों एक खबर आती है कि कैथेड्रल में एक बड़ा हादसा हुआ है। अब दोनों मौके पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि अंदर अब भी बहुत लोग फंसे हुए होते हैं। सुनो, नीचे वाले फ्लोर में भी लोग फंसे हुए हैं। सुनो, संभल कर जाना, जान भी जा सकती है। भले ही तुम तेज हो लेकिन मैं अमर हूँ। इसके बाद दोस्तों दोनों मिलकर बहादुरी से एक एक करके लोगों को निकालने लगते हैं। यहाँ तक कि क्रिस एक बिल्ली का बच्चा भी बचा लेता है और ये देखकर सोनिक स्माइल करता है, भाई तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है, आज से तुम मेरे साथी हो। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि अचानक से जमीन खिसक जाती है। तभी सोनिक क्रिस को बचाने आता है और बिल्ली को पहले बाहर फेंक देता है ताकि उसकी जान बच जाए। वहीं दूसरी तरफ बाहर विजय सबको बताता है कि क्रिस का सिग्नल आना बंद हो गया है। अब फिन और उसके साथी भागते हुए क्रिस तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरह से जख्मी थी और उसका कार्ड बहुत धीमा हील कर रहा था, पावर्स भी खत्म हो रही थी। तभी फिन जोर से चिल्लाता है, सोनिक। तभी दोस्तों सोनिक तुरंत आता है और क्रिस को स्पीड में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देता है।
अब दोस्तों लियो पूछने ही वाला था कि ये सोनिक आखिर है कौन। सुनो, तुम्हारे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। इधर दोस्तों हम दूसरी तरफ स्टिल्ट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बुरी तरह से हाफ रहा होता है। चिंता मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। असल में दोस्तों ये बेन का साथी था जो उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना चाहता था। ये लोग डरे हुए थे क्योंकि जेनॉन देश में वापस आ चुका था और वहीं इन लोगों ने ब्लैक नाइट को भी कैद कर रखा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर लगातार क्रिस का इलाज कर रहे थे। हीलिंग इतनी स्लो क्यों हो रही है? कहीं ये एक्स कार्ड इस्तेमाल करने का नतीजा तो नहीं? तभी दोस्तों आगे हम बटलर को देखते हैं जो बताता है कि क्रिस की आंखें अब खुल चुकी है और वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। और उसकी बॉडी में कुछ ऐसे भी लक्षण दिखे हैं जो उसकी बहन की बॉडी में भी थे। इसी के साथ दोस्तों इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट सीजन एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।